दोस्तों मणिपुर के बाद अब बंगाल ने किया शर्मसार। आज की डेट में यहाँ पर अगर बात करें, ये जो न्यूज़ मैंने देखी यहाँ पर सेम कंडीशन में यहाँ पर एक महिला को कपड़े उतार कर जो है उनको सड़कों पर घुमाया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या थी, ये काम औरतें ही कर रही थी। यानी कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि एक औरत ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। एक टीचर थी जिनके कपड़े उतारे गए, और ये इलेक्शन के टाइम की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो अब सामने निकल कर आ रही हैं। और यहाँ पर निर्वस्त्र घुमाया गया, ये कल से जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। सारे न्यूज़पेपर जो है यहाँ पर इसको कवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एक औरत को बेसिकली यहाँ पर उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, उसको कपड़े उतार कर उसके बाल खींचकर उसको वहाँ पर घुमाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। मणिपुर में जो कंडीशन अभी आप लोगों ने देखी वो एक नेक्स्ट लेवल की एक तरीके से कंडीशन थी जो कि झंझोर देने वाली थी यहाँ पर। ये भी कुछ कम नहीं है जब यहाँ पर आप लोग इसको देखोगे। और यहाँ पर ऐसी हरकत एक टीचर के साथ में की जा रही है। जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि अगर मेरे हस्बैंड न होते तो पता नहीं और क्या हो जाता मेरे साथ में, उन्होंने मुझको वहां पर बचा लिया। जबकि यहाँ पर अगर बात करें, अगर वेस्ट बंगाल के जो डीजीपी हैं उनके द्वारा बोला गया कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। पर लेकिन कल से अगर देखोगे सारे न्यूज़पेपर जो है यहाँ पर ये इस तरीके से चीज़ें वायरल हो रही हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हर एक सोशल मीडिया पर आप लोगों को कंडीशन इसकी देखने को मिली, उसी पैटर्न में आ रही है। पर लेकिन जो सबसे बुरी कंडीशन मुझे देखने को मिली, आप लोगों को याद होगा मैंने मणिपुर वाला जब इंसिडेंट आप लोगों से डिस्कस किया, वहां पर मैंने कहीं पर भी आप लोगों को ये नहीं बोला, बेसिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी यार होती क्या है, आप लोग खुद सोचो। 5 साल के लिए पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग क्या है, अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तुम आओ और इन चीजों की देख रेख करो। वो मालिक थोड़ी ना यार इन चीजों के। पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं है। अगर बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, तो मणिपुर में जो पावर है वो बीजेपी के हाथ में है। अगर बात करें सेंटर में पावर बीजेपी के हाथ में, 1 मिनट में चीजों को सुधार सकते हैं। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर देखो, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो पूरी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। तो यहां पर आप लोग आरोप लगा सकते हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर, मतलब वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर, वहां पर आप लोग आरोप लगा सकते हैं बीजेपी के ऊपर, ठीक है। पर लेकिन क्या ये आरोप प्रत्यारोप से सॉल्यूशन निकल जाएगा? एट द एंड ऑफ द डे जो ये हरकतें की गई यहाँ पर, चाहे मणिपुर के अंदर में ले लो चाहे वेस्ट बंगाल के अंदर में ले लो, सरकारें अपना काम कर रही हैं, जो कर रही हैं वो अपना काम करती रहेंगी। पर ये हरकतें हम जैसे लोगों ने की है, यानी कि एक तरीके से ये एक भीड़ ने की है। एक भीड़ जो नहीं होता, बहुत सारे लोग इकट्ठा करके करते हैं। क्या उस भीड़ में 2 या 4% लोग भी ऐसे नहीं थे जो इन चीजों को रोक सकते हैं? क्या इन इंसानों के अंदर से जो एक इंसानियत नाम की चीज है वो खत्म हो गई है? या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो बोलेगी वही सब चीजें करते हुए नजर आएंगे? या पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी कुएं में कूदो, क्या कुएं में हम लोग कूद जाएंगे? अगर पॉलिटिकल पार्टी बोले हम लोग कुएं में कूद जाएं, अपना गला काट दें, अगर हम लोग वो काम कर सकते हैं फिर तो सही है भाई साहब, हम बिल्कुल अंधभक्त हुए बैठे हर एक चीज में, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बाद में आती है, पहले हम लोग आते हैं। इसीलिए संविधान में सबसे ऊपर यही लाइन लिखी गई है, प्रेमबल आप लोग देखोगे कि हम देशवासी वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारे लिए संविधान की सबसे पहली लाइन लिखी गई है और हमारे लिए हमारा संविधान डेडिकेट किया गया है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल किया जा रहा है, अगर देखोगे आप लोग सोशल मीडिया हैंडल पर। यानी कि अगर जैसे मणिपुर की जो खबर निकल कर आई थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया था यहाँ पर, शिवमोटो एक्शन लेकर साफ साफ बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कि आपको ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी जो है वो सुधारनी है। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल की खबर निकल कर आई, तो यहाँ पर चलो मैं चला भारतनाट्यम देखने। तो यानी कि इनको भी यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि हम लोग एक महिला के बारे में भूल जा रहे हैं, एक वुमेन के बारे में भूल जा रहे हैं जिसके साथ में ये हो रहा है। हम लोग यहाँ पर इसको कैसा मुद्दा बना लेते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना लेते हैं। सेम सिचुएशन देखने को मिली जब हमारे देश की जो खिलाड़ी थी यहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उस टाइम पर उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचा गया। एक लड़की को हमारे समाज में एजुकेशन लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर उसको आज के डेट में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है ना, उसको उसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्योंकि समाज में सबसे बड़ी जो एक तरीके से टैबू रहता है कि एक लड़की की शादी नहीं होगी तो क्या होगा। लड़के हजारों कुंवारे फिरते रहे, कोई नहीं पूछने वाला है, बल्कि ये बोलते हैं कि अगर नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। पर लेकिन कोई लड़कियों को ऐसा बोलता है कि नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारी शादी होगी? सोचो,
आप लोग कंडीशन देखो कि हमारे समाज का ताना बाना कैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के बहुत ही ज्यादा खुश हैं, लड़के इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। उनको ये लगता है कि ये काम जो है ये लड़कियों के हैं, ये काम जो है ये लड़कियों के हैं। तो ये जो डिवीजन समाज के अंदर में यहाँ पर देखने को मिलता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में भी आप लोग देखो, जब वेस्ट बंगाल की न्यूज मेरे सामने निकल कर आई और मैंने इसको देखा, तो सबसे सिचुएशन खतरनाक क्या देखने को मिली, औरतें ही औरत को कपड़े फाड़कर वहां पर उसको नंगा परेड करा रही हैं। तो उसमें सिचुएशन मुझे ये देखने को मिल रही है कि अगर कहीं ना कहीं आप लोग देखो, एक औरत ही आज की डेट में एक औरत का पैर जो है वो सबसे ज्यादा पीछे खींचती हुई आप लोगों को नजर आएगी समाज के अंदर में। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। 99% केसेस में मैं बोल रहा हूं, चाहे आप लोगों को घर के अंदर देख लो, चाहे वो आप लोग घर के बाहर देख लो, ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। एक औरत प्रेग्नेंट हो गई, यहाँ पर उसके पेट में बच्चा चेक कराया जा रहा है कि वो लड़का है लड़की है, और एक औरत ही चाहती है कि वो लड़का हो, अगर लड़की हो तो क्यों ना उसको बेसिकली खत्म कर दिया जाए पेट के अंदर में। तो ये हमारे समाज में रियलिटी में है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है, जब लड़का और लड़की के बारे में बात की जाती है तो एक बात बड़ी फ्रिक्वेंटली आप लोग देखोगे यार, यहाँ पर एक पढ़ा लिखा इंसान भी जो है वो बेवकूफ बनता हुआ नजर आता है। यानी कि पढ़े लिखे इंसान को भी अपने घर में लड़का ही चाहिए, ना कि लड़की। और मैक्सिमम केसेस यहाँ पर पढ़े लिखे इंसान में देखने को मिलेंगे। और ये डेटा बताता है, जब सरकार के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया जाता है, ट्राइबल कम्युनिटी में मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है, यानी कि लड़का और जो लड़की की जो पैदावार है वहां पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग इक्वल। क्योंकि उनके पास में हमारे जैसे यंत्र नहीं है, पढ़े लिखे इंसान नहीं है कि किस तरीके से अबॉर्शन वगैरह वो सारी चीजें करनी है, पर लेकिन हम पढ़े लिखे इंसान हैं तो हम लोग बेटियों को पेट में ही मार देते हैं। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये कास्ट, रीजन, स्टेट, पॉलिटिकल पार्टी सबसे ऊपर उठकर हम लोग को देखने को मिलेगा। हम लोग को देखना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि सोचो, जो यंग जनरेशन अगर इसके बारे में जो देखेगी यहाँ पर, वो कैसी सोसाइटी देख रहे होंगे, जो फिलहाल ये सारी न्यूज देख रहे होंगे कि हम लोग कैसे समाज में पैदा हो रहे हैं, हम लोग कैसे समाज में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उनके मन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। एक बच्चा है जो कि 6th-7th क्लास में है, 8th क्लास में है, उसको अगर ये चीजें जानने को मिल रही है कि यार हमारे देश में चल क्या रहा है, उसके एक तरीके से उसके मन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा इन सब चीजों का। आप लोग सोचकर देखो एक मिनट के लिए कि किस एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट के साथ में वो कैसे समाज के अंदर में बढ़ रहा है, कि औरतों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है समाज के अंदर में। अगर आगे चलकर उसके सामने कोई घटना घटती है तो उसको लग जाए तो बड़ी नॉर्मल है, ये तो पहले से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इंसान को खत्म करने के साथ साथ में एक ऐसी जनरेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं जो कि इन सब चीजों को लेकर बड़ी ही नॉर्मल रहेगी। उनके सामने अगर कोई आसपास में किसी की हत्या कर दी, किसी का रेप हो गया, तो उनको लगेगा यार ये तो होता रहता है, तो बचपन से सुनते हुए हम लोग आ रहे हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लड़कियों को नंगा करके घुमा दिया, पहले भी घुमाते थे यार, कौन सी बड़ी चीज हो गई। सोचो कितनी इनसेंसिटिव सोसाइटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा यहां पर निकल कर आता है। ये वुमेन की एजुकेशन, उनके इंपावरमेंट का मुद्दा यहां पर निकल कर आता है। सेम कंडीशन यहां पर जो चाइल्ड के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो आप लोग देखते हैं। सोसाइटी में एथिकल इशू के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हर एक जगह देखने को मिलेगा। आज के न्यूज़पेपर में 2-3 आर्टिकल भर भर कर गरिया रखा है बीजेपी पार्टी को कि क्या एक तरीके से इतने दिन तक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चुप क्यों बैठे थे, अब कहां से, मतलब एक तरीके जब इंसिडेंट हुआ अब जाकर उनके द्वारा बात बोलेगी। और पार्लियामेंट में भी नहीं बैठे, पार्लियामेंट में भी वो नहीं है, इसकी वजह से भी यहां पर अभी हाउल्ला देखने को मिल रहा है। और उसी के ऊपर यहां पर आज फ्रंट पेज पर यहां पर ये आर्टिकल छापे जा रहे हैं। यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर अभी पीएम जो है एब्सेंट है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो अपोजिशन इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि मणिपुर वाला मुद्दा वहां पर डिस्कस किया जाए। और दिल्ली के अंदर में जब कोर्ट ने बोला कि पावर जो होनी चाहिए वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, तो यहां पर एक सिविल सर्विसेज एक बिल करके लेकर आए गए यहां पर ऑर्डिनेंस के तौर पर, और उनकी पावर जो है फिर से छीनने की कोशिश यहां पर की गई। तो उसको लेकर भी डिस्कशन करने की बात यहां पर की जा रही थी। तो ये सारी चीजें अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि सही नहीं है। और अभी आप लोगों को और भी यहां पर केसेस सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट बंद था मणिपुर के अंदर में, तो ये चीजें किसी को पता नहीं चल रही थी। अभी जैसे ही इंटरनेट ओपन हो रहा है, अब ये सारी चीजें फिर से और ज्यादा सामने निकल कर आ रही है कि सेक्सुअल असोल्ट किए जा रहे हैं महिला को, और यहां पर आग लगाई जा रही है। और ये भी बात की जा रही है कि 45 साल की एक महिला को यहां पर बेसिकली आग में ढकेला गया, ऐसी भी चीजें की गई, रेप किए गए, ऐसे भी सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। और ये सारा जो कुकी और जो यहां पर बेसिकली जो कम्युनिटी है यहां पर जो एक तरीके से मणिपुर के अंदर में वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये एक तरीके से कम्युनल एक वायलेंस भी आप लोग यहां पर इसको देखते हुए नजर आते हैं। तो बड़ी खतरनाक चीज है यार, जिसके ऊपर काम करना चाहिए। खासकर सोसाइटी को एक सेंसिटिव सोसाइटी होना चाहिए। तो कभी भी आप लोग चीजों को पढ़ा करो तो थोड़ा सा अलग तरीके से देखा करो यार, ना कि हिंदू मुस्लिम और उसके तरीके से, ठीक है। 22 जुलाई है, आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस देखेंगे। ये तो न्यूज थी जो कि काफी ज्यादा थी, तो जो करंट की न्यूज थी वो मैंने आप लोगों को बताई। बाकी आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बैलेंस डाइट रहेगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस का।
अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये बताना है कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा और आज का दिन आप लोग कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, ये मैं हमेशा पूछता हूं। और रीजन ये रहता है एक एक दिन जो है वो इंसान की जिंदगी बना रहा होता है। एक दिन अगर चला गया लाइफ में से तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं गया है, इसका मतलब कि बहुत कुछ चला गया है। हम लोग को उस चीज के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। तो बात की जा रही है द रोड टू सक्सेस एंड द रोड टू फेलियर आर ऑलमोस्ट सेम। आप लोग को एक इंसान टॉप करता हुआ नजर आएगा और एक इंसान जो है वो फेल होता हुआ नजर आएगा और पता चला कि दोनों रूममेट थे। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि एक ही टीचर से पढ़ रहे थे दोनों, एक ही टाइप का खाना खा रहे थे दोनों, एक ही टाइप के बिस्तर पर सो रहे थे दोनों, एक ही टाइप के माहौल में रह रहे थे दोनों, और उसी में से एक टॉपर निकल गया और एक जो है वो फेल हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई सक्सेस हो रहा है और कोई फेल हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि हम लोग उस चीज को कैसे लेकर चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को सामने वाले के साथ में आंकने लगते हैं, पर लेकिन जब डिफरेंस आप लोग देखोगे तो कई जगह डिफरेंस नजर आएंगे और कई जगह बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि एक रूम में रहना, वहीं खाना, वहीं सोना, वो डिफरेंस है। पर लेकिन आप लोगों को पता कि सामने वाले का एक जो आप लोगों के साथ में आगे बैठा है 18 साल से उसकी जिंदगी कैसी रही है। 18 साल से हो सकता है कि उसकी माइंड इतना शार्प हो, वो इतनी सारी चीजें पढ़कर आ रहा है कि वो हो सकता है कि एक टॉपिक को एक बार में ही समझ ले, और आप लोगों को हो सकता है एक टॉपिक को 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े। तो आप लोगों को अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जब इंसान कोई फेल होता है और कोई सक्सेस होता है तो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। फेलियर और सक्सेस में बस इतना सा डिफरेंट है कि जो फेलियर है वो चीजों को इग्नोर करना जानता है कि कैसे चीजों को इग्नोर करना है। आज की वीडियो आगे चलो नहीं देखते हैं, आज कोई आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, आज कोई ये चीज, आज कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आज टाइम पर नहीं उठते हैं, आज डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी चीज जब डे बाय डे होती है ना, और जब ये पूरा आप लोग इसको एक हफ्ते में नापोगे, आप लोग इसको एक महीने में नापोगे, आप लोग इसको एक साल में नापोगे, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा जिसकी कुछ हद नहीं है। छोटा सा उदाहरण लेकर मैं आप लोगों को बताता हूं। आज आप लोग टाइम पर उठे, मान लीजिए सुबह 4 बजे, ठीक है। 4 बजे से 5 बजे का आप लोगों के पास में एक बेहतरीन घंटा था, उसमें आप लोगों ने शानदार तरीके से उसको यूटिलाइज किया। अब ये घंटा जो है आप लोगों ने यूटिलाइज किया तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है और दिन शानदार तरीके से स्टार्ट हुआ। आप लोगों ने अगले दिन जो है, अगले दिन आप लोग उठे 5 या 6 बजे, आप लोग का ये एक जो घंटा था ये खत्म हो गया, ये आप लोग ने यूटिलाइज नहीं, फटाफट किसी काम में लगे। उसके अगले दिन ऐसे उठे। सोचो अगर आप लोग 7 दिन तक 7 घंटे इसी तरीके से अगर एक एक घंटा आप लोग एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं तो आप लोग सोचो उस पर्टिकुलर काम को कितना अच्छे से कर सकते हो। मान लीजिए आप लोग कोई सब्जेक्ट वीक है, बोलो उसको 1 घंटा देना है डेली एडवांस उठकर, 4 से 5 उठकर उसको देखना है, तो आप लोग खुद देखना 1 घंटा वो कितना इंपैक्ट आप लोग की लाइफ में डालेगा। तो ये एक एक घंटे जब आप लोग की लाइफ में निकल कर आते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। और इसका पता कैसे चलेगा? इस एसएलवी प्लानर को आप लोग भर के देखो, आप लोग अपने ऊपर नजर रख पाओगे और आप लोग को पता भी चलेगा कि कैसे कैसे आप लोग कहां पर टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। जो भरता है वो बताना, आप लोग खुद समझ जाओगे कि किस बारे में मैं क्या बातें करना चाह रहा हूं, ठीक है। आज इंपॉर्टेंट डे भी यहाँ पर एक तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, जो कि 23 जुलाई को, सॉरी तो कल वाला है, इसको कल ही डिस्कस कर लेंगे, चलो दिखा दिया तो बता देता हूँ, ठीक है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ये ऑब्जर्व किया था 23 जुलाई को ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पर 1927 में फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया था हमारी कंट्री में, कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर में, ठीक है। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बारे में बात की जा रही है, तो बॉम्बे स्टेशन से यहाँ पर इसको पब्लिश किया गया था। जब से हमारे देश में यहाँ पर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये सेलिब्रेट किया था 23 जुलाई को। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर कल आप लोगों से डिस्कस करूंगा पेरेंट्स डे। आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, कल अपने मम्मी पापा से बात करनी है और फिर बताना है, शाम को भी बात करनी है किस किस ने बात की है। पेरेंट्स डे के बारे में कल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। डे होते हैं बेसिकली याद दिलाने के लिए आप लोगों को कि कैसे आप लोगों की जिंदगी एक तरीके से आप लोगों की पेरेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, तो उसको थोड़ा सा एक फोकस देने वाली बात होती है, वरना सब चीजें तो चलती रहती हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात फिर माइंड से निकल जाएगी, आज शाम को आप लोग की लगभग 6:30 बजे करीब, 6:30 के करीब यहाँ पर आप लोग की मंथली वीडियो आएगी। मंथली वीडियो मतलब पूरे जून मंथ का पूरा करंट अफेयर आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि आप लोगों को एग्जैक्ट जो टाइम याद रखेगा 6:30 बजे आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है। तो 6:30 बजे जो है उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे की वीडियो रहेगी, जिसमें पूरा जिस्ट रहेगा आप लोगों का जून महीने का। अगर किसी ने तैयारी नहीं की है तो आप लोग उसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसकी और जो लास्ट वाली पीडीएफ है वो दोनों आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, एप्लीकेशन के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी, तो वहां से भी जाकर आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात यहाँ पर, एक बच्चे ने बोला कि कल सर आपने सरप्राइज कर दिया 5000 बोलकर सॉरी बोला था यहाँ पर कि 3999, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर चलो ठीक है, आप लोगों को इसको, आप लोगों के लिए इसको कुछ चेंज करते हैं, तो यहाँ पर इसको 9 को हटा दिया यहाँ पर,
वो क्या हो गया, वो 299। मतलब क्या था, मतलब यहाँ पर ये था कि कई सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर इसको लेकर बोल रहे थे कि सर यहाँ पर जो भी क्लासेस चलती हैं, खासकर जो पेड क्लासेस चलती हैं, उसके नोट्स हम लोग को मिल जाएंगे क्या। तो उसके नोट्स के लिए यहाँ पर एक अलग से ग्रुप बना है, पर लेकिन ये जो फैसिलिटी आप लोगों के पास में अवेलेबल है ये आज शाम तक है, क्योंकि ये इतना बेसिकली नॉमिनल प्राइस रख देना, ये रीज़न था इसके पीछे। इसके लिए पूरी जैसे मैंने बात की तो कोई भी इसके लिए मान नहीं रहा था, ठीक है, बोल रहे थे कि सर 999 एटलीस्ट होना चाहिए, पर लेकिन वही है, फिर जद्दोजहद करनी पड़ती है। और एक ने तो ऐसी ऐसी बातें बोली मुझे, कल एक दोस्त ने बातें हो रही थी, एक मुझे पता है क्या बोल रहा है गुस्से में, कह रहा है कि एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारे हाथ में कुछ दिनों में कटोरा आने वाला है। मैंने कहा मतलब, कह रहा है कि ये पता है तुम क्या कर रहे हो, कह रहा है कि इसके अंदर देखो जीएसटी भी है, एप्लीकेशन फी भी है, मतलब क्या करना चाह रहे हो तो बता दो, ये जो टीम बना रखी है सब करके इसका खर्चा कहाँ से निकलेगा। मैंने कहा जब कटोरा आएगा ना टेंशन मत लेना, सबको साथ में लेके चलूंगा मांगने के लिए। चलिए वो तो सब फालतू की बातें थी, चलती रहती हैं चीज़ें, मैनेज करना आना चाहिए यार, मुझे पता है चीज़ें मैनेज कर ली जाएंगी जैसे ना तैसे, ठीक है। बेसिक पर्पज क्या है कि आप लोगों तक सारी चीज़ें पहुंचाना। तो यहाँ है ये SLV फाउंडेशन कोर्स के जो नोट्स हैं, जो भी क्लासेस वहाँ पर चलती हैं, टीचर जो भी पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए शेयर की जाएंगी, ठीक है। डेली जो भी क्लास हुआ करेंगे उसकी PDF आप लोगों को यहाँ पर मिल जाया करेंगी, और भी एक्स्ट्रा जो भी पढ़ने लायक जो मटेरियल्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और ये वन टाइम पेमेंट है, ये मत सोचना कि ये मंथली पेमेंट है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये पेमेंट उस किसी भी बच्चे को नहीं करना है जो बच्चा ऑलरेडी जो यहाँ पर जो UPSC कोर्स ले चुका है, चाहे ऑप्शनल कोर्स ले चुका है, उसमें से किसी को भी ये पेमेंट नहीं करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर डाली है कि कैसे कैसे यहाँ पर आप लोगों को जाना है, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। दूसरा, आंसर राइटिंग का यहाँ पर एक ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें जो भी टीचर बेसिकली जो क्लासेस लेंगे उसके अंदर में जो भी वो क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर पोस्ट किए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के एक्स्ट्रा पोस्ट किए जाएंगे जो कि करंट के होंगे, और उनके आप लोग को एक थोड़ा सा आंसर का भी आइडिया दिया जाएगा ताकि आप लोग एक आंसर लिख सको। पर लेकिन आप लोग को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो गाइडलाइन दे रखी है वो गाइडलाइन पढ़िएगा, जिससे चीज़ों को आप लोग और अच्छे से लेकर चल पाओगे। ये जो दोनों के दोनों ग्रुप हैं ये आज के लिए यहाँ पर इस प्राइस में है, क्योंकि मैं चाह रहा था जिसको ज्वाइन करना है, क्योंकि इससे आगे मैं इसको झेल नहीं पाऊंगा इस प्राइस में, वरना जो है सारी चीज़ें जो है होच जाती हैं फिर, क्योंकि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। इसके बाद में फिर ये बढ़कर 999 आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आज शाम तक जिसने ले लिया फिर बोलना मत कि सर बताया नहीं था, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी चीज़ की गई, ताकि जिसको अगर लग रहा है कि दिक्कत है वो इसको आज शाम तक जो है वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। आज शाम 12 बजे तक एक बार वीडियो देख लीजिए कैसे आप लोगों को ये करना है। हेलो SLV यूज़र्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेड कोर्स में जाकर और अपने कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना एप्लीकेशन का होम स्क्रीन खोलते हैं तो हमें ये पेड कोर्स का सेक्शन सबसे पहले दिखाई देता है। हमें इसको टैप करके ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले माई कोर्स दिखाता है, जिसमें हमारा जो भी कोर्स परचेज्ड है वो होता है। फिर होम आता है एंड देन ऑल कोर्स। हमें हमेशा ऑल कोर्स पर जाना है जब हमें कोई कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद परचेज़ करने के बाद हमें वो कोर्स अपने माई कोर्स में दिख जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास नोट्स की। जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है क्लास नोट्स, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम उस कोर्स को व्यू कोर्स करेंगे। व्यू कोर्स करने के बाद हमें सब्जेक्ट पर या लाइव पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना है। जैसे हम टेलीग्राम पर टैप करेंगे वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, एंड व्यू करते ही आपका टेलीग्राम पेज खुल के ज्वाइन चैनल आ जाएगा। आपको यहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, थैंक यू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऑप्शनल की जो डेट है वो आप लोग की इंक्रीज की गई है। बेसिकली वो जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा अब 1 अगस्त से, ठीक है। तो 1 अगस्त से आप लोग के 2 ऑप्शन स्टार्ट होंगे, एक है सोशियोलॉजी और दूसरा है PSIR। तो यहाँ पर उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और जो बच्चे बोले थे कि सर उसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोग की जो कूपन कोड वगैरह है वो 31 जुलाई तक आप लोग के पास में है। अब आसानी से आप लोग एडमिशन लीजिए और आप लोग आसानी से चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को शेयर करनी थी। रीजन क्या है यहाँ पर 1 अगस्त से अगर कोई पूछे तो उसमें हिंदी के स्टूडेंट को भी इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो मटेरियल है वो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में मिल सके। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में किया जा रहा है।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने में बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों का ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक, और आप लोगों के पास में अच्छा खासा टाइम बन जाएगा अपना प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करने का। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। और इसी के साथ में एपीएफसी का जो है ईपीएफओ वाला रिजल्ट आ गया है, कांग्रेचुलेशंस जिसके भी यहाँ पर अभी सिलेक्शन हुए। अपना मेंस के उसके इंटरव्यू के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कई सारे बच्चे जो हैं मेल कर रहे थे, तो उसके लिए आप लोग अच्छे से अपना लग कर आगे बढ़िए और फाइनल मेरिट में अपना नाम लेकर आइए, तब आता है मजा, ठीक है। वरना फिर ये रह जाता है कि यार आया तो पर लेकिन चीज़ें अच्छे से हाथ नहीं लगी, तो वो वाली चीज़ें रहती हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, ठीक है यार। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर मेरे दिल के काफ़ी करीब रहता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर किसी की हेल्प करने की बात आती है तो वो जो टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं इंसानों को सशक्त बनाने का काम करता है। यानी कि अगर यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी न हो तो बहुत सारे लोगों को न्याय न मिले। जैसे कि गवर्नमेंट जो है कई सारी ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड कराती है जिससे कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसको भी फायदा हो सके। तो यहाँ पर न्याय सबके लिए ये इनका फोकस एरिया रहता है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। तो ये NALSA आप लोगों ने सुना होगा, नालसा लीगल सर्विस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप लोगों ने जजमेंट भी सुना होगा, याद है नालसा जजमेंट? बताइए कौन सा था वो जजमेंट जो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है। तो वही लीगल सर्विस अथॉरिटी है यहाँ पर। याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाता हूँ आप लोगों को, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये इसका जो जजमेंट था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जजमेंट था। कुछ याद आया? 2014 का वो जजमेंट जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर क्रिएट करने की बात की गई यहाँ पर, यानी कि मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, ये तो आप सब लोगों को पता है, पर लेकिन एक नया जेंडर और होना चाहिए जिसको ट्रांसजेंडर बोला गया। तो यहाँ पर जो हिजरा, किन्नर, कई नाम से हम लोग पुकारते हैं, उनको एज ए थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर के तौर पर जो आइडेंटिफाई किया गया, उसमें इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का जो है काफ़ी बड़ा योगदान आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2014 का ये जजमेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के बेस पर थर्ड जेंडर क्रिएट किया गया उस कम्युनिटी के लिए जिसको कोई सोसाइटी में काउंट ही नहीं कर रहा था। अब आगे चलकर उनके अधिकार के बारे में बात की जाती है, उनकी लिए कई सारी सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में बात की जाती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे देखने को मिलती है। पर लेकिन शुरुआत की जो नींव रखी गई वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा रखी गई। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर ये बाई वीर क्या लिख रखा है? ये जो पिक्चर उठाई गई है ये उठाई गई है पॉलिटिकल लेक्चर से, ठीक है। और पॉलिटिकल लेक्चर जो है कंप्लीट एक पर्टिकुलर टॉपिक है पॉलिटी के अंदर में, तो वो आप लोगों का यहाँ पर अभी कवर हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ये न्यूज़ में क्यों है, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर, आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं। और यहाँ पर ये पीआईबी के अंदर आप लोगों का टॉपिक जो है वो कवर किया गया है। तो इस तरीके से जो सोर्स है वो काफ़ी एक ऑथेंटिक सोर्स आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इसकी एक स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि ये पैदा कहाँ से हुआ, पहले तो हम लोग वो समझ लेते हैं जहाँ से इसका एक तरीके से मूल है, जहाँ से इसका बेस है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा इसे गाँव से निकल कर आता है, तो हमारा बेस गाँव का है, ठीक है। एक शब्द यूज किया था मूल अधिकार, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मूल अधिकार है कि जहां से हमारा मूल निकल कर आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे कि अगर बात करते हैं हमारे जो आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूनिट है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक तरीके से उसका हेड रहता है। स्टेट लेवल पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पर इसका हेड रहता है। और यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो हेड है वो रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बनाई गई थी यहाँ पर कब, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था 1987 यानी कि 1987 में। तो उस टाइम पर यहाँ पर इसको बनाया गया ताकि उन लोगों को भी न्याय प्रोवाइड कराया जा सके जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। आप लोग बोलोगे न्याय क्यों नहीं मिल पाता है, हमारी कंट्री में तो सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, सेशन कोर्ट भी है, फिर न्याय क्यों नहीं मिल पाता है? न्याय इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि सबके पास में आप लोगों के जितने पैसे नहीं होते कि वो कोर्ट में जाकर आसानी से कोर्ट पहनकर केस लड़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक तरीके से वो केस पड़े रहते हैं जेल के अंदर में, पर लेकिन कभी रिहा नहीं हो पाते, इवन जमानत करने के भी किसी के पास में पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन खराब हो जाती है। तो इसके चलते सोल्यूशन क्या है कि उनकी तरफ से कोई लॉयर हो या फिर यहाँ पर कोई लोक अदालत लगाई जाए, ये कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जो गुनाह कर जेल के अंदर में है, उससे ज़्यादा ऑलरेडी जेल में वो टाइम काट चुके हैं। तो जब जेल में ऑलरेडी टाइम काट लिया, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया मेरे से, ठीक है, उसकी सजा जो है माइनर किसी को इंजरी आ गई, उसकी सजा जो है 3 महीने। मैं पिछले जो है 3 साल से जेल में पड़ा हूँ,
मुझे निकाल दो भाई साहब यहाँ पर, जो मेरी जो एक हरकत हुई थी, मेरे से जो गलती हुई थी, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर ऑलरेडी जेल में काट चुका हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन ऐसा इंसान है जो माइनर हरकत करके यहाँ पर आए और उससे ज़्यादा जेल में रह चुका है, जो जुर्म करके गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी यहाँ पर की जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात यार यहाँ पर यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं को भी पता था कि ऐसी कोई चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी जो वो हिंट छोड़कर चले जाते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें न देखने को मिले। आर्टिकल 39A संविधान के अंदर में वो फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है टू द पुअर, यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, जो कि खुद से कोई सर्विस नहीं ले सकता है, तो भाई साहब उसका भी कोई रहनुमा होना चाहिए ना। तो वीकर सेक्शन को यहाँ पर सोसाइटी में जस्टिस मिल सके तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसीलिए जब पार्ट 3 के अंदर में आप लोग जाते हैं, जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार बोलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, उसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 जो है ये यहाँ पर अनिवार्य स्टेट को करता है कि आप लोगों को यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए लीगल सिस्टम के तहत। और वो इक्वलिटी कब होगी, जब सामने वाले के पास में कोई वकील ही नहीं रहेगा, सामने वाले के पास में कोई सपोर्ट ही नहीं रहेगा, तो इक्वलिटी कहां से आ जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि 2 बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना है आप लोगों को, एक बच्चे के पास में एसी है, प्रॉपर इंटरनेट है, प्रॉपर मोबाइल है, प्रॉपर लैपटॉप है, प्रॉपर टैबलेट है और घर में खाना बनाया प्रॉपर मिल जा रहा है। एक वो इंसान पेपर देने जा रहा है, एक इंसान वो है कि जो अपना खाना अपने आप बनाता है, अपने घर वालों का भी खाना बनाता है, ऊपर से उसके पास में मोबाइल फोन है ले दे के, वो भी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी एरिया में रहती नहीं है, मच्छर मक्खी पता नहीं क्या क्या खाट रहे हैं, टोटल खाना जो है वो भी ढंग का नहीं मिल पाता है टाइम पर। एक ही इंसान कॉम्पिटिशन लड़ रहा है, तो ये तो एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये हुआ नहीं। तो इस तरीके से बन सकता है कि इसको भी कुछ सर्विस तो प्रोवाइड कराओ, कम से कम। अगर कट ऑफ यहाँ पर इसका ज्यादा रखा है तो इसका थोड़ा कम रखो फिर, क्योंकि इसके पास में सर्विस ही नहीं है। तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलनी चाहिए। आप लोग अगर रेस करोगे एक पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर में, आप लोगों ने देखा होगा जो बाहर वाले गोले पर जो आदमी खड़ा होता है ना, वो सबसे आगे खड़ा होता है, अंदर वाले जो गोले पर वो थोड़ा पीछे रहता है, इससे अंदर वाले पर और पीछे रहता है, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल जाए। ये चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर 1987 में आंखें खुली गवर्नमेंट की ओर, लगा कि एक कानून लेकर आना चाहिए, क्योंकि यार अगर कानून नहीं लाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो यहां पर तब कानून लेकर आया गया, बोला गया लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो इसको यहां पर लेकर आएंगे और इसके तहत यहां पर जो है लोगों को प्रॉपर एक सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहां से फिर चीजें आगे प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दी और फोर्स में आ गया ये 1995 में। ये भी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कई बार अपने देश के अंदर में, जो कि थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं। तुम ऑलरेडी एक काम को कर चुके हैं 1987 में, यानी कि कानून बना चुके हो आप लोग 1987 में, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में भी आप लोगों को 7 से 8 साल लग गए। तो ये काफी बुरी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। सेम ऐसा हुआ यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वाला जो यहाँ पर केस था, 2014 का केस था। यहाँ पर 2019 में जाकर यहाँ पर इसके ऊपर कानून बन रहा है। तो ये काफी बड़े इशू देखने को मिलते हैं। कई बार फिर से कोर्ट को आकर बताना पड़ता है, भाई साहब दरवाजा खटखटा के टक टक टक, अरे उठ जाओ, अरे वो कानून पास किया था आप लोगों ने, इंप्लीमेंट कर दो भाई, कब करोगे। सेम ऐसा देखने को मिला आप लोगों को जब यहाँ पर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2002 में। क्या किया गया कि फंडामेंटल राइट बनाना है एजुकेशन को 2002 में। चलो भाई साहब यहाँ पर ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कानून कब बन रहा है इसके ऊपर, कानून बन रहा है 2009 में, समझ रहे हैं, 7 साल यहाँ पर लग गए। तो ये ऐसी जो ये होले होले जो गाड़ी चलती है ना, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है सोसाइटी में। इसलिए कई बार गवर्नमेंट की सर्विसेज के ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क लगाकर प्राइवेट सर्विसेज में अपना काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। नेशनल यूनिफॉर्म, अगर बात करें नेशनल वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क होना चाहिए ताकि फ्री कंपोनेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड कराया जा सके। मान लीजिए मैं आज की डेट में दिल्ली के अंदर रहता हूं, तो मुझे तो सर्विस अच्छी खासी मिल जाती है, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है। पर सोचो कोई बंदा ऐसा है, वो बिहार के अंदर किसी गाँव में बैठा है, या फिर वो उड़ीसा के अंदर किसी गांव में बैठा है, या फिर वो गुजरात के अंदर किसी गांव में बैठा है, तमिलनाडु के अंदर किसी गांव में बैठा है, उसका क्या होगा। तो यहां पर उसके ऊपर फोकस देकर चलना जरूरी है। इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी मिल पाएगी। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की गई 1987 में, ताकि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके और यहां पर एक तरीके से सोल्यूशन निकाला जा सके जो जस्टिस को लेकर अभी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी इसमें समझाने वाला कोई है नहीं, ये तो बेसिक चीजें हैं कि हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर सेंटर पे रहता है, मैंने बताया दिया आप लोगों को। फिर यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट जो यहाँ पर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा सेकंड, ठीक है। इसी के साथ में सिमिलर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोगों को नजर आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, जल्दी से जल्दी न्याय मिले और इसी के साथ में जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन है उसको थोड़ा कम किया जाए।
तो यानी कि एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना, माँ बाप के ऊपर बोझ कम करना है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये समझो कि यहाँ पर ऊपर जुडिशरी के ऊपर बर्डन कम हो, उसके लिए यहाँ पर ये एक बच्चा बनाया गया ताकि आगे चलकर ये नीचे ही काम को निपटा दे, ऊपर माँ बाप के ऊपर ज्यादा बर्डन न पड़े। और ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहता है, जैसे महिला हो गई, बच्चे हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इंडस्ट्रियल जो वर्कर हो गए, डिसेबल पर्सन हो गए, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो कि लगता है काफी ज्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए यहाँ पर एक फ्री लीगल जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पर इनको देखने को मिलेगी, जिसके बेस पर चीजें जो है ये एक तरीके से इक्वलिटी के दायरे में आ पाते हैं। जो ये छोटा सा टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसी में से आप लोग आसानी से क्वेश्चन सोल्व करके निकल जाओगे, और आप लोगों को पता भी नहीं चला कि मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करवा दिया यूपीएससी का देखते ही देखते। बात की जा रही है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। बोला गया ऑब्जेक्टिव एस का प्रोवाइड कराने के लिए फी, एक तरीके से फ्री, एंड इसी के साथ में कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस एक वीकर सेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके बेस पर यहाँ पर एक लीगल सर्विस जो है वो इनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। दूसरा बोला गया है इशू गाइडेंस फॉर द स्टेट लेवल जो सर्विस अथॉरिटी होती है, और इंप्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड द स्कीम थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि स्टेट लेवल पर सबको गाइडेंस दी जाती है कि आप लोग ऐसे ऐसे काम करोगे ताकि सारे लेवल पर अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। अभी क्या क्या बोला है कि सबसे ऊपर हो गया यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर, यानी कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, फिर यहाँ पर स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर सबसे ऊपर जो है वो अथॉरिटी रहती है उनके पास में, और जुडिशरी जो है हमारे देश में यूनिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबके पापा हैं, फिर नीचे हाई कोर्ट, और फिर नीचे आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। जबकि अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में आप लोग जाओगे, वहां पर हाई कोर्ट के अंदर ही हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी है, जबकि हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर सी हो गया, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मैं फिर से पीछे स्लाइड पर चलूंगा, जो पॉइंट मैंने यहां पर छोड़ दिया था जानबूझकर, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उस टाइम पर आप लोगों को बताऊंगा और अच्छे से। पर्सन हुज नेशनल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 लाख, इसी के साथ में इन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी द लिमिट्स इज 125,000, यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम जो लिमिट है यहाँ पर, अब अगर आप लोग बोल सकते हैं वो 1 लाख है यहाँ पर, सो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जिसको लीगल सर्विस मिलनी है। एनुअल इनकम इससे कम होनी चाहिए इंसान की। अब समझते हैं, यहाँ पर बोला गया पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, अगर बात करें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की फ्री सर्विसेज उसको मिल जाएगी। ये पहली स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो यहां से आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब पहली स्टेटमेंट नहीं है तो इसका मतलब दोनों हो गए। ओके, जो मैंने पढ़ाया उसके बेस पर आप लोग इतना तो सोल्व कर लिया। अभी एक यहां पर बोला गया कि ऑल सीनियर सिटीजन अगर आप लोगों को पता हो तो यहां पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ऑल सीनियर सिटीजन है जो उसके लिए जो भी स्कीम लाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने बेसिस पर वो चेंज लाई जाती है। ठीक है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कराती है यहाँ पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर लेस देन 2 लाख आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड आप लोगों के लिए यहाँ पर यूज होगा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी डे जो है वो नवंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अब नवंबर की डेट क्या है ये आप लोगों को बतानी है। देखता हूं कौन कौन यहाँ पर सही क्वेश्चन का आंसर देता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसका बाद में उसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी। ठीक है, बाकी फीडबैक भी दे दिया करो, जो भी आप लोगों को लगता है, कैसे आप लोगों को लगता है टॉपिक, तो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, रेदर देन आप लोग कमेंट कर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो इतना कंप्लीट टॉपिक, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आर्टिकल कवर किया गया पीआईबी के अंदर, इसी के साथ में द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया था, और ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर हो सकते हैं सबने कवर किया। आखिर क्या है इसकी इंपॉर्टेंस वो आप लोगों को समझ में आएगी जैसे इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में। आप लोग ये सोचिए, आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वहां पर आप लोगों ने अपने घर पर नल का लगा रखा है, नल जिससे पानी निकालते हैं, और उसमें पानी आना बंद हो जाए तो क्या होगा। सोचो किसी एरिया में पानी आना बंद हो जाए तो वहां पर त्राहिमाम हो जाएगा कि अब कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए लोगों ने समरसेबल लगाना स्टार्ट करी है, उसमें पानी के लेवल जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है और दिक्कतें देखने को मिल रही है। अगर आप लोग जो हैं खासकर बात करें, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसमें तो खासकर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों से इंटरव्यू में कि आप लोग ये बताओ आप लोगों के एरिया में वाटर टेबल क्या है। ठीक है, तो अपने एरिया के बारे में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए।
तो देखिए आप लोगों को पता है या नहीं पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको पता है कि आपके एरिया में वाटर टेबल क्या है। ठीक है, अगर पता है तो बताइए और नहीं पता है तो उसको जाकर चेक कर एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेना। आप लोगों को ये हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो वाटर टेबल एक ऐसी चीज होती है जहां से आप लोगों के एरिया में पानी के लेवल का पता चलता है और उसी के बेस पर यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, आने वाले टाइम में क्या क्या सोल्यूशन निकालने हैं, उसके बारे में बात की जाती है। तो ग्राउंड वाटर जो है काफी ज्यादा नीचे जाते जा रहे हैं और उसी के बारे में क्या क्या क्यों कोज हैं, क्या क्या इफेक्ट है और क्या क्या उनके सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो टॉपिक है यहाँ पर ये जीएस पेपर 1 और 2, यानी कि एक तो आप लोगों का जो रिसोर्सेज होते हैं खासकर ज्योग्राफी वाला पोर्शन और इसके ऊपर क्या क्या पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंट्री के अंदर में, कई सारी, जैसे कि अभी अगर बात करें कई सारे एरिया में फ्रेश वाटर की कई सारी कमी आती है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, रीजन क्या है इन चीजों के लिए अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग ऐसा नहीं, देखिए आप लोग क्या करते हो, इसे पढ़ते हो ना, तो पढ़ते टाइम आप लोग ऐसा लगता है यार किताब की बातें कुछ पूछ ली हैं यार, किताबों में पता नहीं कहां पर क्या क्या लिख रहा होगा, कुछ याद नहीं आ रहा यार, कुछ भी पता नहीं आ रही, तो पता नहीं कौन सी किताब में से क्या पूछ लिया। आप लोग नॉर्मल तरीके से सोचो ना, आप लोग एक एरिया में हो, ठीक है, जहां पर आप लोग रहते हैं और वहां पर पानी का वाटर टेबल जो है वो नीचे चला गया। अब उसके पीछे आप लोग आस पास में लोगों को बात करते हुए सुनते होंगे कि यार पानी का लेवल नीचे चला गया। अरे हाँ यार सुना तो है यार, क्या क्या हो रहा है यार, ये पानी का लेवल नीचे क्यों जा रहा है यार। एक तो ना इस एरिया में ना बहुत सारे लोग बाहर से आके रहने लगे हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ज्यादा पानी निकालने लगे लोग नीचे से, इसलिए पानी का लेवल नीचे जा रहा है। और यार उधर देखो खेती में, वो ना फुलाने का इंसान है, खेतों में पानी चलता ही चलता रहता है, मतलब एक तरीके से पानी बर्बाद होता रहता है। घरों में क्या करते हैं आजकल ना, साफ भी नहीं करते हैं उसको, मतलब नहीं पहले गंदगी होती थी उसको झाड़ू से या फिर रड़के से साफ करते थे, अब ना उसको ना पानी से बहा देते हैं नालियों में। ठीक है, और इस एरिया में यार इंडस्ट्री कई सारी आ गई हैं और इंडस्ट्री की वजह से भी यार दिक्कत देखने को मिल रही है। ठीक है, और ना आज की डेट में यार सोसाइटी बन गई है यहाँ पे बहुत बड़ी, उसमें ना दुनिया भर के फ्लैट हैं यार, इतना पानी तो उन्हीं को चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं, इसमें ऐसा नहीं कि आप लोग किताब में पढ़ोगे तो ही आप लोग इनको लिखोगे, ये ऐसे रीजन है जो कि आसपास में आप लोग कई बार न्यूज में लोग डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में बातें इनकी देखने को मिल जाएगी, आप लोग आसपास किसी से सुनते हुए मिल जाओगे। तो इनको ऐसा नहीं बर्डन बनाना है, ये ऐसे पॉइंट है कि हाँ क्या क्या कोज है, जरा सी देर में आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छा ये कोज है, और 4-5 कोज तैयार हो गए, आप लोग आसानी से किसी को बता भी सकते हैं, किसी के साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसलिए चीजों को बर्डन बना के नहीं चलना है, थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं सारी, इनके बारे में आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी तो इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग आसानी से दे पाओगे। तो पढ़ने का तरीका चेंज करो अपना, यानी कि किताब में लिखी है रटने हैं उसी को देखना है। जैसे मैंने आप लोगों को पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, तो आप लोगों ने एक चीज फील की होगी वहां पर, मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया आप लोगों को ये फंडामेंटल राइट रट लेना, ये राइट टू फ्रीडम हो गया, यहाँ पर प्रेस के बारे में बस ऐसे बात की जा रही है, एग्जाम में आता है ऐसे लिख देना। नहीं भाई यार, वो चीजें आप लोगों के एग्जाम के लिए बाद में है, उससे पहले आप लोगों की जिंदगी के लिए है, क्योंकि आप लोग इस देश के नागरिक हैं। तो इस देश के नागरिक हैं तो आप लोगों को हमारे संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। सोचो एक बार को 200 साल तक अंग्रेज हमारे सर पर नाचे, उनको हमारे फ्रीडम फाइटर ने स्ट्रगल करके उनको भगाया मार पीट कर, उनको लतियाकर, वो नहीं कहते लतियाकर जुतियाकर, जूते मारकर लाते मारकर उनको भगाया यहाँ पर। उसके बाद में हम लोग को ये हमारी आजादी मिली है, फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बनाया, तो तब जाकर हमको उन्होंने अधिकार दिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर वो अधिकार नहीं मिल रहे थे। और आप लोग बैठ जाते हो अच्छा यार पॉलिटी पढ़ लेते हैं, अधिकार है उसमें यार, ये क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अरे वो क्वेश्चन बाद में बनेगा भाई, पहले वो तुम्हारे रियलिटी में अधिकार है, उनको सोचो और समझो। तो ये चीजें आप लोगों को सीखनी है, तो पढ़ने के तरीके में चेंज करो, आप लोग तब चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, वरना ये सारी चीजें हवाबाजी में रह जाती हैं। फिर ये स्लाइड जो है यार बड़ी ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, और जिसके ऊपर मैं बोलता हूँ ना स्टार लगा लेना, लगा लिया करो, ठीक है, क्योंकि कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग आते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि सबसे ज्यादा पानी जो है निकाल कर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो ग्राउंड वाटर है ना, जो नीचे जा रही है टेबल, वाटर टेबल, तो कहाँ से सबसे ज्यादा पानी निकाला जाता है, किस पर्टिकुलर एरिया में। तो याद रखिएगा हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर प्रधान देश माना जाता है, और आज की डेट में भी 50% से ज्यादा जो लोग हैं ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए वहां पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहां पर जो सिंचाई की जाती है खेतों में, तो सबसे ज्यादा पानी जो है वो वहां पर जाता है। अगर बात करें CGWB के हिसाब से, आप लोग बोलोगे यार ये कौन है CGWB, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कपिल शर्मा शो में नहीं आता था, वो क्या नाम था, अरे वो नहीं था, वो गुत्थी था, गुत्थी, वो हर चीज की शॉर्ट फॉर्म लाया करता था, ठीक है, फिर उसकी फुल फॉर्म बताया करता था। तो ऐसे ये CGWB है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस है कि एक पानी के बारे में बात कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आएगा। तो इसके द्वारा ये बताया गया कि रिसेंटली अभी 230 बिलियन मीटर क्यूबिक ग्राउंड वाटर जो है वो ईच ईयर, यानी कि हर साल इरिगेशन के लिए या फिर अलग अलग कंट्री में अलग अलग रीजन की वजह से
हमारी कंट्री में ग्राउंड के नीचे से निकाला जाता है, यानी कि इतना पानी हम लोग निकाल के लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर टोटल जो डिप्लीशन जो रेंज है यहां पर पानी की आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 122 से लेकर 190 बिलियन क्यूबिक आप लोगों को ये एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, इसके बीच में निकल कर आता है। तो सबसे ज्यादा पानी कहां जाता है? सबसे ज्यादा पानी जाता है खेती बाड़ी में, खेतों में सबसे ज्यादा पानी यहां पर देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से हमारी कंट्री में जो है खेतों में गन्ने, गेहूं, चावल, वो सारी चीजें उगाई जाती हैं। और खासकर ये अभी उस रीजन में ज्यादा इंपैक्टेड देखने को मिलेगा जिस रीजन में चावल यानी कि धान की खेती लगाई जाती है। ठीक है, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर पहुंच गया? ये इरिगेशन में पहुंच गया। दूसरे नंबर पर ग्राउंड वाटर जो है वो डोमेस्टिक यूज के लिए निकाला जाता है, लगभग 9% आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्राउंड वाटर। डोमेस्टिक यूज का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक यूज का मतलब हो गया हम लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, नहाने धोने, कपड़े, इसी के साथ में जो वॉशरूम में अपना जो भी शौचालय में, वो सारी चीजें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा निकाला जाता है, यानी कि 9%। इंडस्ट्रियल जो ग्राउंड वाटर को यूज करती हैं वो लगभग 2% आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों से अगर पूछा जाए तो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर हो जाता है और कई बार क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में 50% जो अर्बन वाटर की रिक्वायरमेंट है और 85% जो रूरल वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो ग्राउंड वाटर से फुलफिल की जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन यहां पर 50% क्यों बोला अर्बन वाले एरिया में? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो शहरों में, खासकर अगर सिटीज के बारे में बात करें, जैसे अगर बात करें दिल्ली के बारे में, तो यमुना रिवर काफी बड़ा रोल प्ले करती है। बड़े बड़े पाइपलाइन होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, वहां पर वो पानी की जाती हैं, तो वो अलग अलग रीजन से वहां पर पानी पहुंचाया जाता है। ऐसे ही बेंगलुरु में आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किए कि यहां पर लड़ाई होती है एक पर्टिकुलर रिवर को लेकर। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर में जब मैंने आप लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी वहां पर पढ़ाया था, क्योंकि तक कावेरी रिवर वाटर का ट्रिब्यूनल का और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो उसमें कर्नाटका को जो है थोड़ा ज्यादा पानी देने की बात की गई थी। ठीक है, क्योंकि वहां पर कर्नाटका के अंदर में जो बेंगलुरु है वो काफी एक इंपॉर्टेंट सिटी हो गई, तो वहां पर पानी पहुंचना चाहिए, तो बाहर से पानी जाता है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो ज्यादातर रूरल गांव वाले एरिया में देखने को मिलेगा, हर घर में नल का है, हर घर में समरसेबिल लगा है, पर सिटीज में आप लोगों को समरसेबिल नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। तो ये आप लोग खुद भी एक कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ बैठे कि अच्छा ये बताओ कि सिटीज में ग्राउंड वाटर ज्यादा निकाला जाता है या फिर गांव वाले एरिया में ग्राउंड वाटर ज्यादा निकाला जाता है? ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कोई आप लोगों को आकर बताए कि अच्छा यार ये तो छोटी छोटी सी बातें आप लोग खुद भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार कहां पर निकाला जाता होगा। ठीक है, तो जितना पानी अभी हम लोग जमीन के नीचे से निकाल चुके हैं, अब वो इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि देखिए वाटर तो निकल तो जाता है जमीन के अंदर से। एक टाइम हुआ करता था पुराने टाइम पे, आप लोग जहां भी जाओगे कच्ची जमीन देखने को मिलती थी, यानी कि खासकर गांव में अगर जाते हो, मुझे अब भी याद है, अब तो खेतों के पास में थोड़ी पक्का एक खड़ंजा बन गया, पहले वहां पर कच्चा रहा करता था बिल्कुल। और जैसे ही बारिश आती थी तो भाई साहब जैसे झोटा और बुग्गी लेकर जाया करते थे ना वहां पर, तो मतलब वो नहीं एक तरीके से हिचकोले ले लेकर चला करता था वो दोनों साइड। एक तो रास्ते पे ऐसी लाइन बन जाती है कि इन्हीं में से बुग्गी जानी है और जगह नहीं रहती है कहीं, और जहां से झोटा चला करता था वहां तो इतना कीचड़ हो जाता था जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों ने फील किया होगा अगर गांव से आते हैं, थोड़ा सा उन लोगों के ऊपर से बात जा सकती है जो कि सिटीज में रहते हैं, पर गांव वाला बच्चा इसको तुरंत पकड़ जाएगा। तो यहां से पूरी लाइन बन जाती है, ऐसे बुग्गी इसी में से चलेगी और जहां से झोटा चलता है वहां पर पूरा कीचड़ रहता था। यानी कहने का मतलब ये है मेरे यहां पर समझाने का कि रियलिटी में ऐसा होता है कि जहां जहां पर जगह जगह आप लोग कच्चा देखने को मिलता था, बारिश बरसती थी तो पानी जो था वो जमीन के अंदर जाता था और वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज हो जाती थी। आज की डेट में आप लोगों को हर जगह खड़ंजा देखने को मिलेगा। घरों के अंदर में पहले गोबर से लीपा जाता था, आज के डेट में सब जगह आप लोगों को सीमेंटेड घर के अंदर चीजें नजर आएंगी। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग रोड जाओगे, जगह जगह रोड सड़कें बन चुकी हैं पक्का। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो पानी था जो ग्राउंड के नीचे जाता था, वाटर टेबल को रिचार्ज किया करता था, वो वाटर टेबल अब रिचार्ज नहीं हो पा रही है। तो यानी कि पानी जो है वो क्या होता है, फिर आप लोग बोलोगे यार ये फिर पानी जा कहां रहा है, ये मतलब जब ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहा है, तो ये सारा पानी फिर जो है बह बहकर वो कहां जाता है, ये सारा बह बहकर फिर चला जाता है समुद्र ओशन के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाती है। और इसी के साथ में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मी हो रही है, मैक्सिमम पानी जो है वो क्या होता है, वो आप लोगों ने देखा कि भाप बनकर उड़ भी जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है। अभी फिलहाल 54%, मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 50% देश का भाग ऐसा है जो हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में जी रहा है, यानी कि वहां पीने के लिए पानी नहीं है भाई साहब। इसीलिए बोलता हूं पानी को बर्बाद करने से पहले सोच लिया करो। बहुत सारे लोग आज के डेट में बुरी कंडीशन में हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मुझे राज्य का नाम नहीं आ रहा है, वहां पर तो इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग 2-2 शादी करते हैं, मतलब किसके लिए? पानी के लिए। जी हाँ, एक वाइफ इसलिए रहती है कि वो बाहर से जाएगी पानी लेने के लिए
और बाहर से पानी लेकर आएगी, क्योंकि पानी इतनी दूर से लाना पड़ता है कि अगर दूसरी वाइफ पानी लेने जाएगी तो घर पे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो एक तो पानी के लिए वाइफ बनाई जा रही है। ऐसे भी एरिया है जो मैं पहली बार पढ़ा था ना, मैं सुनकर सरप्राइज हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर ये वोटर वाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर आप लोग चेक करना है इसको, क्योंकि ये रिसेंटली अभी न्यूज में भी था कि क्या वोटर वाइफ जो है, यानी कि जो पानी के लिए शादी की जाती है, क्या उन औरतों को हमारी कंट्री में अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा अधिकार है। तो ये बोला गया था कि वोटर वाइफ्स हैव नो लीगल राइट ओवर द मैन दे मैरी। ऐसी बातें निकल कर आ रही थी। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि उनको रखा ही इसीलिए गया है कि वो पानी लेकर आएंगी। बोला जा रहा है कि दे डू नॉट स्लीप विद द मैन। ठीक है, एक तरीके से वे एक तरीके से हाउस होल्ड के काम में भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं करती हैं। ठीक है, वो बच्चे भी रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। उनका काम ही है कि उनको पानी लाने के लिए रखा गया है बस। ठीक है, इवन कई बार तो ऐसा रहता है कि एक तरीके से उनके लिए रहने के लिए भी अलग जगह बना दी जाती है, सोसाइटी में उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट भी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए कई सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि हाँ, एक औरत रख ली है बस घर पे काम करने के लिए, तो वो कंडीशन है। तो महाराष्ट्र में खासकर जहां ड्रोथ वाला रीजन है, लंबी जगह से पानी लेकर आना पड़ता है, वहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये काफी क्रिटिकल टॉपिक है देश के अंदर। आप लोग समझ सकते हो कि पानी के लिए शादी की जा रही है ताकि पानी को भरकर लाया जा सके। ये सिचुएशन आप लोग समझिए। ठीक है, तो इससे आप लोग उस कंडीशन की ग्रेविटी लगा पाओगे। फॉल इन द वाटर लेवल, ये तमिलनाडु में 76%, पंजाब में 72%, केरला में 71%, कर्नाटका, मेघालय, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और यहां पर देखने को मिलेगा। राइज इन द वाटर टेबल, जहां ऐसा है जहां पर पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, तो दादरा नगर हवेली हो गया, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ये सारी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे फैक्ट्स जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप लोगों के पास में रखने हैं। आप लोगों को इनके ऊपर थोड़ा सा आइडिया इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता होनी चाहिए। और वोटर वाइफ का कॉन्सेप्ट जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकता है आप लोगों से। ये एक और मैप है जहां पर पूरी कंट्री के अंदर में ग्राउंड वाटर सिचुएशन कहां पर क्या क्या है, कहां पर सेफ है, कहां पर सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लोटेड और जहां पर पानी जो है वो काफी रेतला आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक और स्लाइड यहाँ पर आप लोगों के लिए, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा कम से कम आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर वाटर क्राइसिस के बारे में आप लोग कुछ लिखने को मिले यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि 70% जो इंडियन जो एक तरीके से हैं, 70% ऑफ इंडियन वाटर जो है वो कॉन्टेमिनेटेड है, यानी किसी न किसी तरीके से वो पोल्यूटेड हो चुका है। यानी कि जैसे कि आप लोग बात करें आज के डेट में, रिवर के पानी अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम कॉन्टेमिनेटेड हो चुके हैं। उसके अंदर कोई ना कोई इंडस्ट्री का वेस्ट आकर गिरते हैं। आप लोगों को देखा ना कि दिल्ली की जो यमुना रिवर है उसमें इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि वहां पर ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ा हुआ है, झाग आ जाते हैं उसके ऊपर में, इतना इंडस्ट्री का वेस्ट उसके अंदर में आता है। ये सिचुएशन है। ठीक है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी आप लोगों ने देखा, एक रिवर का पानी पीकर बीमार पड़ गए थे। बताइए रिवर का नाम क्या है। उस रिवर के मॉडल को लेकर गंगा रिवर को क्लीन करने की बात की जा रही थी, पर लेकिन उसमें भी अप टू द मार्क अभी सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हुई है। हालांकि काफी इंप्रूवमेंट है, एक पॉजिटिव बात बोल सकते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। 75% जो हाउस होल्ड है उनके पास में ड्रिंकिंग वाटर उनके प्रीमाइस में है ही नहीं है, यानी कि दूर से उनको पानी लेकर आना पड़ता है। अपने खुद के घर में उनके पास में नल का नहीं है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। 84% जो गांव वाले एरिया में है उनके पास में पाइप वाटर नहीं है, जो अभी यहाँ पर सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की जा रही है ना। तो ये बातें हैं। ये जो डेटा है ये लगभग आप लोगों को 2018 का देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे है, पर लेकिन आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि सिचुएशन क्या है देश के अंदर में, वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। इससे आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि पानी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जिस पानी को हम लोग छोड़कर ऐसे ही निकल लेते हैं, बेकार जा रहा है तो जाने देते हैं, वो हम लोगों को यहां से समझ में आएगा कि वो पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा कि पानी इतना बेकार क्यों हो रहा है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इतनी सारी चीज पानी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, सोचो पानी के अंदर लेड भी पाया जा रहा है। ठीक है, पानी के अंदर आर्सेनिक, आयरन वगैरह, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ये सारी चीजें पानी के अंदर पाई जाती हैं। इसकी वजह से बहुत सारे एरिया में लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, कई जगह लोगों को आंखों में प्रॉब्लम आती है, कई जगह लोगों को कैंसर हो रहे हैं, कई जगह लोगों को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, किसी को मतलब बचपन में ही चश्मे लग जा रहे हैं। तो यार ये खाना पीना ये सारी चीजें जो हैं वो दिक्कत में है। और आज की डेट में यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये डेटा यहाँ पर ये बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद डेटा एक रिसर्च और एनालिसिस करके आप लोगों के सामने है। तो इसीलिए आज के डेट में हर एक घर में कोई ना कोई आरओ का पानी यूज कर रहा है, कोई इस तरीके से। ठीक है, और जब आरओ वगैरह यूज करते हैं सारी चीजें, तो ये पानी के अंदर के जो मेन मिनरल्स है ना, जो शरीर के अंदर जाने चाहिए, वो उनको भी खत्म कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक साइड में कुआं है, दूसरी साइड में खाई है, पियो तो मारे जाए और ना पियो तो मारे जाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है आज की डेट में, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं
40% इंडियन वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है अनसस्टेनेबल वे में। अनसस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, पहले सस्टेनेबल समझिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि 5 पेड़ काटे और 5 ही पेड़ लगा दिए, तो ये सस्टेनेबल है, इतने ही काटे उतने लगा दिए। वो अलग बात है कि 5 में से कितने जिंदा रहेंगे, पर लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट होना चाहिए उसी तरीके से ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो 40% पानी तो जो आता है वो सस्टेनेबल ही नहीं है, तो ये देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की हालत जो है इतनी खस्ता है कि 122 कंट्री में अगर रैंक मानेंगे ना कि क्वालिटी क्या है हमारी कंट्री में एक तरीके से वाटर की, तो उसमें हमारी रैंक 120 है, यानी कि नीचे से टॉप करते करते हम लोग रह गए। तो पानी की ये सिचुएशन हमारे देश में, इतना पोल्यूटेड पानी पिया जा रहा है। मुझे याद आ जाता है हमेशा जब भी पानी के बारे में बात करता हूँ, जब मैं दिल्ली में रह रहा था उस टाइम पर, जो हमारे मकान मालिक थे, तो यहाँ पर मैंने पूछा अंकल जी पानी कहाँ से आता है? अरे बेटा यहाँ तो यमुना का पानी आता है, बिल्कुल यमुना जी का पानी आता है, बिल्कुल साफ। मैंने कहा यमुना जी का पानी और वो भी बिल्कुल साफ? मैंने कहा अंकल जी न्यूज़ नहीं सुनते हो क्या? तो ये वाली बातें हैं, मतलब उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती थी आधी बार जिसकी कुछ हद नहीं है। क्योंकि अब बात करो यहाँ पर जो भी यहाँ पर टंकी में क्लोरीन वलोरीन डाल के उसको क्लियर करते होंगे, किसी दिन भूल गया बंदा, ठीक है, किसी दिन शादी में चला गया, चलो आज ऐसे ही चला देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बहुत ही बुरी हालत है। ये तो मैं कैपिटल की बात बता रहा हूँ, और एरिया की आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हाफ जो रूरल पॉपुलेशन है उनको बात करें तो वोटर के बारे में, तो ओनली हाफ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एक्सेस है सेफ मैनेज वोटर की। खासकर गांव में ये फिर भी थोड़ा सही है क्योंकि जमीन में से पानी निकाला जा रहा है, वहां पर आसपास में कोई अगर इंडस्ट्री भी नहीं है तो वहां पर फिर भी जिंदगी थोड़ी सही चल रही है, ठीक है। ओनली 1/3 ऑफ अगर इंडिया के अंदर में देखे जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि जो पानी बरस गया वो निकल गया, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। तो ट्रीटमेंट होना जरूरी है सोल्यूशन के तौर पर। तो ये कुछ ऐसी रीजन है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता रहेगा आप लोग एग्जाम में तो इनके बारे में लिख ही पाओगे, इनका आंसर दे पाओगे क्वेश्चन का। इसी के साथ में आप लोग के आसपास में क्या दिक्कतें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो भी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब ये जो स्लाइड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिर से बोलूंगा, इसके ऊपर 2-4 स्टार चिपका लेना। स्टार के साथ में आप लोग सूरज और चांद भी चिपका लेना, ठीक है। क्यों? रीजन यहाँ पर कोज बताए गए इसके कि क्या क्या कोज हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो कि हमारे देश में आया, जिसकी वजह से जहां जहां पर भी चावल की खेती बढ़ी वहां पर पानी जो है जमीन के अंदर से दबा कर निकाला गया। इसी के चलते पंजाब में इसके ऊपर काफी आरोप लगाया जाता है कि पंजाब में जहां पर पानी का लेवल काफी कम है वहां पर जो चावल की खेती दबा कर की जाती है, ओनली किसके लिए? एमएसपी के लिए, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके। तो इसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालती है इन सब चीजों में। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, इसी के साथ में रेगुलेशन ढंग से नहीं हो रहा है, और इसी के साथ में फेडरल इशू, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जब मुद्दा चलता है तो यहाँ पर ये सारा मुद्दा फिर यहाँ पर निकल कर आता है कि यहाँ पर ये एक तरीके से ऐसा इशू है कि इसको कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। यानी कि जब आप लोग देखोगे तो सेंटर स्टेट के बीच में रस्साकसी देखने को मिलेगी पानी को लेकर। इसीलिए कई सारे राज्य के बीच में लड़ाई आप लोगों को नजर आती है। देखा नहीं, कई सारे राज्य जो हैं जो खासकर अलग हो गए वो रिवर को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, दबाकर उनकी लड़ाई हो रही है। तो वो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में गवर्नमेंट को लगा कि यार कुछ तो सुधारना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लाए गए, जैसे अटल भूजल योजना हो गई, जल शक्ति अभियान हो गया, एक्विफर मैपिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, अटल मिशन फॉर रिजुनेशन ऑफ एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हो गया। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है। पर लेकिन यहाँ पर मैंने बताया अभी ये कैसा एक फेडरल इशू है, फेडरल यानी कि संघ का इशू है, यानी कि सेंट्रल स्टेट को मिलकर काम करना है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने सबने अपने अलग अलग प्रोग्राम बना रखे हैं, जैसे हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, बिहार ने। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके नाम आप लोग देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो यहां पर जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, ये अभियान है किसका? राजस्थान का, ठीक है। जल युक्त सीबर, ये आप लोगों को महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। सुजलम सुबलम अभियान गुजरात का आ गया। मिशन काकतिया तेलंगाना का। नीरू चीटू ये आंध्र प्रदेश का हो गया। जल जीवन हरियाली, याद रखिएगा कंफ्यूज मत होना, जल जीवन हरियाली बिहार का है और जल ही जीवन ये हरियाणा का है, ठीक है। कुदी मरामथा ये आप लोगों को तमिलनाडु का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है और ये मैच करने के लिए रिसेंटली अभी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे गए। ऐसे इशू अक्सर आप लोगों से बन जाते हैं और आंसर राइटिंग में भी जब आप लोगों को लिखनी होती है ना ये चीजें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए। ये तो अवेयरनेस के भी प्रोग्राम है, अगर आप लोग आसपास वाले एरिया में रहते हैं तो पता होना चाहिए कि आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चला रखे हैं, जिसके चलते आप लोगों को प्रॉपर पानी पहुंचाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेता हूं जिसके बारे में स्टार्टिंग में बताया था कि इसने ये सारी बातें बताई हैं। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है,
ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है एक हाईएस्ट बॉडी है हमारे देश में, जो कि रेस्पॉन्सिबल है एक साइंटिफिक सर्वे कराना, कहाँ कहाँ पर पानी की क्या क्या कंडीशन है, कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे डेवलपमेंट कैसे मैनेज किया जाए, अगर बुरी कंडीशन है तो कैसे सुधारना है, डोमेस्टिक कैसे यूज करना है, इंडस्ट्री में कैसे यूज करना है, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो क्या उसको ट्रीट कर रहे हैं, वो सारी बातें ये चेक करता है। 1954 में बनाया गया और आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मैंडेट ये है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करना, लोगों को अवेयर कराना, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल को चेक करते रहना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, वो सारी चीजें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैसे होना है कंट्री में, ये इसका विजन है। यानी कि हर घर जल लोगों को मिल जाए, उनकी जिंदगी जो है वो सही से चलती रहे। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, जो लोग हम लोग चुनकर भेजते हैं कि हाँ यार ये काम करेंगे, उनको काम क्या देते हैं हम लोग, हमारे लिए सड़कें बना दें, हमको पानी दे दें, हमको एम्प्लॉयमेंट दे दें, ये तो बेसिक चीजें होती हैं, सड़कें, बिजली, पानी, मकान, ये सारी चीजें तो बेसिक रिक्वायरमेंट रहते हैं। आप लोग ऐसा तो नहीं कि ये मानते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है हम लोग को एक तरीके से हम लोग को स्पेस की यात्रा करा दे। कोई मांगता है ऐसी चीजें कि गवर्नमेंट हम लोग को स्पेस की यात्रा करा दे? कोई नहीं, आप लोग को ये बोलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों से बेसिक चीजें मांगी जाती है, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, एक तरीके से खाना पीना मिल जाए, सस्ता सामान मिल जाए। तो ये एक डे बाय डे की जो जिंदगी होती है वो जीने का काम होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट चुनकर आती है। और जो ये काम प्रोवाइड नहीं करा पाती है, फिर उस जो गवर्नमेंट के वांदे लग जाते हैं, जैसे अभी कई कंट्री में लग गए पोल्यूशन की वजह से, जो लड़ाई की वजह से, यहाँ पर अभी ये जो यूक्रेन की लड़ाई हो रही है इसकी वजह से, या फिर कोविड-19 की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ा उसकी वजह से खस्ता हालत हो गई है। ठीक है, एक ऐसी स्लाइड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। जब हम लोग ने इतना पानी के बारे में जिक्र कर ही लिया है तो पानी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, कहां कहां पर कितना पानी है। जैसे कि अगर बात करें वेयर इज द अर्थ वाटर, यानी कि अर्थ का पानी कहां पर है, इसके बारे में बात की जा रही है। फ्रेश वाटर ओनली 2.5 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो नमक खारा पानी है 0.9। ओशन के अंदर 96% वाटर है, यानी कि पृथ्वी का जो टोटल पानी है जो आप लोग देखते हो तो सारा का सारा पानी जो है वो आप लोगों को ओशन में नजर आएगा। ओशन यानी कि समुद्र, ये आसपास जो ब्लू रीजन देखना है, गाना सुना होगा आप लोगों ने, आज ब्लू है पानी पानी, तो ये सारा ब्लू पानी जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये सारा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ओशन के अंदर मैक्सिमम पानी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जमीन जो है वो गिना चुना एरिया है, बाकी सारा आप लोगों को ओशन के अंदर पानी यहाँ पर नजर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर 76% पानी जो है वो ओशन में है, और वो सारा का सारा कैसा है वो यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली जो आप लोगों को ये पीने वाला पानी दिखता है ना, फ्रेश वाटर दिखता है, वो 2.5% है ओनली, जिसमें से अगर बात करें जो ग्लेशियर है जो पिघल पिघल कर ओशन में जा रहे हैं और कंडीशन खराब हो रही है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्लेशियर और आइस कैप जो है वो लगभग 70% बोल सकते हैं, वैसे 68% है। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो आप लोग निकालते हैं पानी वो 30% है। ठीक है, और इसी के साथ में जो सरफेस के ऊपर पानी है जिसको दिखता है ना, बड़ी बड़ी लेक है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो काफी कम आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आप लोगों को 3% पानी देखने को मिलेगा। लिविंग थिंग्स पेड़ पौधों के अंदर, रिवर के अंदर आप लोग देखते हैं स्वैम्प, मार्सेस, लैंड जो है, सॉइल मॉइस्चर जो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा एक डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, तो इंडिया जो है 18% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर में, और ओनली 4% हमारे पास में पानी है। तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर जो एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो घटती जा रही है, और 2050 तक जो यहाँ पर 1947 में पर कैपिटा जो पानी की अवेलेबिलिटी थी वो यहाँ पर 6042 आप लोगों को देखने को मिलती थी, ये क्यूबिक मीटर के हिसाब से। ये 2001 में कितनी हो गई, 1816 हो गई, 2011 में और कम, 25 में 13, और 50 में यहाँ पर ये 1000 के करीब रह जाएगी। यानी कि पानी के लिए त्राहिमाम होना लाजमी है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारी चीजें मैंने बताया, इंडस्ट्री कितना पोल्यूट कर रही है, इसीलिए यहाँ पर इन चीजों के ऊपर फोकस देना जरूरी है, और अलग अलग राज्य को इनके ऊपर काम करना जरूरी है, वरना कंडीशन जो है पानी के ऊपर लड़ाई होना लाजमी है, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर कल को चलकर कोई ये बोल देना कि लोग जो है पानी के लिए कट कट कर मर गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, और अभी भी हो रहा है कई सारे राज्य में, आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी ऐसा कि पानी के ऊपर, रिवर के ऊपर ऑलरेडी लड़ाई हो रही है। तो पानी आप लोगों ने सुना कि एक तरीके से धरती के 76% जो वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 75% भाग पर पानी है, और ओशन भरा पड़ा है पानी से, और फिर भी हम लोग लड़ाई करेंगे पानी के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। कोई आप लोगों को पहले बोलता कि क्या पानी बेचा जा सकता है, तो आप लोग बोलते हर जगह पानी है, कौन पानी खरीदेगा। ठीक है, और वही पानी की बोतल आज के डेट में आप लोग खरीदते हो दूध से भी महंगी। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो इस चीज की ग्रेविटी को। एक क्वेश्चन अब यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो एक बार को मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो गया इस आर्टिकल में। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की ग्राउंड वाटर कहाँ पर कितना पानी बर्बाद हो रहा है, कितनी जनता प्रॉब्लम है, वाटर वाइफ के बारे में मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात की, जिसके बारे में याद रखिएगा। ये सिचुएशन मैंने आप लोगों को अलग अलग एरिया में दिखाई क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
ये सारी की सारी पीपीटी जो है ना आप लोगों को ये टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग फ्यूचर में इनका रिवीजन भी कर सको। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, और ये कई सारे ऐसे हैं जैसे कि ये एक अलग टॉपिक है, फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पर कितना पाया जाता है, ये ज्योग्राफी के अंदर पूरा एक टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो करंट और स्टैटिक हो गया, यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई आप लोगों के साथ में। अब क्वेश्चन हो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, 2014 में यूपीएससी ने साक्षात प्रस्तुत होकर क्वेश्चन पूछे। यहाँ पर अलग अलग चीजें दे डाली। पहला बोला गया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज स्टेब्लिश अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा बोला गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तीसरा बोला गया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ये अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन में कितनी डाइवर्सिटी हो गई। यहाँ पर एक में एनिमल के बारे में पूछ लिया, टाइगर कंजर्वेशन, और दूसरे में गंगा रिजुवनेशन। तो ऐसे यूपीएससी आप लोगों के साथ में खेलती है। तो तैयारी जब आप लोग करोगे उसको कहते हैं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि 360 डिग्री एंगल में आप लोगों को घूमना पड़ेगा, यानी कि 360 डिग्री में आप लोगों को चीजें घुमानी पड़ेगी अपनी तैयारी करने के लिए। और वो तब होगा जब प्रॉपर आप लोग स्टडी करोगे किसी टॉपिक की, जैसे अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आता है। ये आता है एक पर्टिकुलर कानून है, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू द एनिमल, ये एक्ट है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो इसको देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल 1960 इसके अंदर आता है। बाकी एनिमल जो वेलफेयर बोर्ड के बारे में बता दिए यहाँ पर, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में आप लोगों से हमेशा डिस्कस करता ही हूँ जब टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात आती है, तो एक स्लाइड इसकी भी है। और नेशनल गंगा रिजुवनेशन अथॉरिटी, तो ये इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, कब कब ये बनाई गई है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, ओके। यूपीएससी जो है उसको लगा कि ग्राउंड वाटर के बारे में या फिर पानी के बारे में लोगों को और ज्यादा पता होना चाहिए, तो 2020 में भी उसके द्वारा भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया। उसमें स्टेटमेंट डायरेक्ट जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा है उससे आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोला गया 36% जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट हैं आर क्लासिफाइड एज द ओवर एक्सप्लोइटेड और द क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अभी मैंने बताया कितना था, 36 था, बताइए चलिए। ग्राउंड वाटर जो यहाँ पर ये अथॉरिटी है इसके बारे में बात करें तो फॉर्म की जाती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। तीसरा बोला गया इंडिया जो है लार्जेस्ट एरिया है अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन, ठीक है। तो अगर पहला तीसरा आप लोगों को पता है सही है, तो दो तो आप लोग वैसे ही गायब हो गए, ठीक है। पहला मैंने अभी यहाँ पर क्या बोला था, ये लगभग 56 बोला था, ना कि 36 आप लोगों को बोला था। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो इस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर और एक्स्ट्रा में यहाँ पर बताऊं, वैसे टॉपिक काफी लंबा हो गया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर दी, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से जो डायरेक्शन दी जाती है, तो 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं जो पानी की कंडीशन, ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड और सेमी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेड तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्राउंड वाटर जो है तो एक तरीके से एक्सटेंशन किया जा रहा है मोर देन 100%, यानी कि जितना आ रहा है सारा निकाल ले रहे हैं। क्रिटिकल में 90 से 100 तक और 70 से 90 तक, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 56 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोगों को, ठीक है, तो ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से 256 ऑफ ओवर, जो एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली बोला जा रहा है कि यहाँ पर आज के डेट में जो कहानी जो है खराब हो रखी है इसके, ठीक है। और ये जो अथॉरिटी है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यहाँ पर बनाई गई है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से भी यहाँ पर बातें बताई जा रही है हमारी कंट्री में क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा 39 मिलियन हेक्टेयर, चाइना के अंदर में 19 और यूएसए के अंदर में 17। तो ये याद रखिएगा, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया कि कौन सबसे ज्यादा पानी धरती में से निकाल रहा है, तो इंडिया, फिर चाइना और फिर यूएसए, और हम लोग सबसे ज्यादा हैं यहाँ पर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टार मार्क लगकर रख सकते हैं, ठीक है। तो यार ये था पूरे कई सारे आर्टिकल का कॉम्बिनेशन जो कि आप लोग के माइंड में अब क्लैरिटी हो जानी चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ डेटा, कुछ क्वेश्चन, सारी चीजें एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया। फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा आप लोगों को, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। और इसी के साथ में कहीं डाउट हो तो कमेंट कर आप लोग उसको पूछ भी सकते हैं। तो इससे आप लोग ये तो जरूर ध्यान रखिएगा कि पानी को बर्बाद नहीं करना है, जल ही जीवन है, ये आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेना और दूसरों को भी बतानी है बातें, ताकि पानी को हम लोग बर्बाद होने से बचा सकें, ठीक है। जैसे जैसे लोगों का नेचर चेंज होता है वैसे वैसे सोसाइटी में भी आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आता है। यानी कि हम आज की डेट में कैसे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का ताना बाना हम लोग को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि इस इंसान के संस्कार बहुत बड़े हैं। आप लोगों को याद होगा जो अमिताभ बच्चन की मूवी है सूर्यवंशम, उसमें नहीं वो बच्चे के ऊपर इंक छिड़क देता है तो कहता है कि संस्कार बड़े हैं, एक बड़े से भी बड़े हैं, मतलब कुछ ऐसा कुछ डायलॉग बोलता है। तो संस्कार बहुत बड़े हैं इस बच्चे के, मतलब उम्र से ज़्यादा बड़े हैं इसके संस्कार, वो ऐसा कुछ डायलॉग बोलता है।
तो इससे पता चलता है कि कैसे परिवार से निकल के आता है। तो आप लोगों को सोसाइटी ऐसी देखने को मिलती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। लड़कियों को लेकर हमारी सोच कैसी है, लड़कियों को लेकर हमारी सोसाइटी में व्यवहार कैसा है, जैसी चीज़ें बच्चे सोसाइटी में सीखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपने घर पर जो देखते हैं वही आगे चलकर फिर उनके माइंड में रहता है। ठीक है, बच्चा अगर देखेगा कि फादर साहब जो है उसकी मदर को मार रहे हैं तो भी अपनी वाइफ को मारेगा, उसको नॉर्मल लगेगी ये चीज़ यार, उसको कुछ इससे नहीं लगेगा कुछ डिफरेंट हो रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है पापा ही पीट रहे थे मैंने पीट दिया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। पर लेकिन अगर उसको दिखेगा कि कितनी रेस्पेक्ट की जा रही है पापा के द्वारा अपनी बेसिकली वाइफ की यानी कि उसकी मम्मी की, और पापा अपने पापा मम्मी पापा की कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो चीजें देखेगा तो बच्चा वही सीखेगा। तो वो आगे चलकर अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करेगा, बाबा दादी की भी रेस्पेक्ट करेगा, और समाज में उसका इंपैक्ट कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कि एक सभ्य समाज के अंदर जो अगर अच्छा समाज आप लोगों को बनाना है तो सभ्य घर होने चाहिए, सभ्य परिवार होने चाहिए, तभी जाकर एक सभ्य समाज बनेगा। क्योंकि एक एक परिवार जुड़ जुड़कर ही एक गांव बनता है, एक एक गांव जुड़कर एक डिस्ट्रिक्ट जुड़कर राज्य, और राज्य जुड़कर देश, और इसी तरीके से देश जुड़कर कई सारे हमारी दुनिया बनती है पूरी। तो यही बातें हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर कुछ पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें सेक्स रेशियो को लेकर कुछ अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो खासकर लड़कियों के फेवर में आप लोग ज्यादा बोल सकते हैं। एक टाइम ऐसा था कि हर एक इंसान को घर में लड़का चाहिए, क्यों? क्योंकि वारिस चाहिए। ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से डायनासोर की एक प्रजाति खत्म हो जाएगी अगर घर में लड़का नहीं होगा। ऐसा लगता है कि वारिस, समझे, कई बार तो सुनने में मुझे ऐसा लगता है कि यार घर में वारिस होना चाहिए। हाँ भाई साहब, कहीं मतलब लाखों करोड़ों रुपए की तुम प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हो यहाँ पर, तो उसका वारिस भी होना चाहिए। तो यार ये फालतू की चीजें, इंसान जो है अकेला आता है अकेला निकल कर जाता है, उसको जिंदगी में इतना करना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बना देना चाहिए। अब वो अपनी जिंदगी को कैसे जीनी है उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक तरीके से हमारी सोसाइटी में चीजें देखने को मिलेगी कि रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि चीजों को इकट्ठा करने में। अच्छा बच्चों के लिए ये करके चले गए, वो करके चले गए। इंडिया ओनली एक ऐसा देश है, भारत हमारा, जिसमें माँ बाप जो है बच्चों को बुढ़ापे तक उनको बच्चा समझते हैं और उनको पालते हैं। अगर लिटरली अगर वो कमा नहीं रहे तो उनको बुढ़ापे तक पाल सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स, ऐसा दम जो है वो ओनली भारतीय माँ बाप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर फॉरेन कंट्री में आप लोग जाओगे तो जैसे उनकी एज जो होती है 17-18 की करीब, उनको जो है लतियाकर घर से बाहर भगा देते हैं और बोलते हैं अपनी जिंदगी जियो, अपने आप कमाओ, अपने आप खाओ। तो बचपन से ही उनका टेंडेंसी ऐसी रहती है। पर हमारे माँ बाप जो है वो बड़े ही प्यारे से हमको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो वो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या निकल के रहा है कि लड़का और लड़की में इक्वालिटी अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक स्टडी निकल कर आई है जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। उसके द्वारा बोला गया कि जो सन बायसनेस है वो डिक्लाइन हुई है, यानी कि अगर लड़की भी हो जा रही है, किसी को 2 लड़की हो गई है, तो उनको ये नहीं कि हमको लड़का ही चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज अभी यहां पर देखने को मिल रही है। बेबी गर्ल जो है एक तरीके से उनकी संख्या जो पहले कंपेयर में अगर बात करें जो चीजें हुआ करती थी, उनकी संख्या अभी आप लोगों को बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो एक, पहले तो आप लोग ये समझिए कि सेक्स रेशियो क्या होता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं सेक्स रेशियो का मतलब यहां पर ये होता है कि लड़का और लड़की समाज में उनकी समानता कितनी है। तो सेक्स रेशियो एक रेशियो इसमें मेल और फीमेल को, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। यानी कि 1000 अगर लड़के हैं सोसाइटी में, कितनी लड़कियां 1000 लड़के पे हमारी सोसाइटी में कितनी लड़कियां हैं। तो ये सेक्स रेशियो नापने का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो एक पैरामीटर है। ये जो स्टडी है ये आप लोगों के सामने एक रिसर्च रखती है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर बात करें फीमेल के बारे में तो 4,80,000 यानी कि 4.8 लाख 2010 में आप लोगों को यहाँ पर मिसिंग देखने को मिलती थी। ठीक है, पर लेकिन अभी जो मिसिंग है वो 4.8 लाख है यहाँ पर। यानी कि पहले इतने अबॉर्शन होते थे लड़कियों के, जिनको लड़कियों को घर में ही मार दिया जाता था 2010 में। अभी ये संख्या घट के 4.1 लाख यानी कि घट के अब थोड़ा सा इंप्रूव हुई है, ऐसा तो नहीं कि बहुत इंप्रूव हो गई है। तो मिसिंग जो शब्द यूज किया गया यहाँ पर कि मिसिंग यानी कि जो लड़कियों को सेक्स अबॉर्शन करके सेलेक्ट करके उसको पेट में ही मार दिया जाता है इससे पहले कि वो इस धरती पर आए। तो ये बेसिकली आप लोगों को फंडा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये चेक किया गया कि लड़कियों के और जो टेंडेंसी थी वो सोसाइटी में, समाज में अभी चेंज हुई है। और इसका बहुत बड़ा तरीका आप लोग बोल सकते हैं आज के में समाज में, जैसे कई सारी मूवीज ऐसी निकल कर आई। दंगल मूवी ने बहुत सारे लोगों का पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक है, मैरी कॉम मूवी आप लोग देखते हैं, वो जो निकल कर आई, लड़कियों के ऊपर डायरेक्ट मूवी बन रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर एक टाइम पर ऐसा था कि एक्टर का रोल मूवीज में ज्यादा हुआ करता था। लड़कियों को तो साइड में कोई रोल दे दिया, छोटा सा गाना वाना हो गया, छोटा बहुत सा रोल दिखा दिया, तो वो गाने वाने सुनाकर साइड में कर देते थे। आज की डेट में जो हीरोइन है वो एक मेन कैरेक्टर में वो आप लोगों को दिखाई दे रही है सोसाइटी के अंदर में। तो इसको अंडरस्टैंड करके आने वाली जनरेशन जो है उसको एक सही डायरेक्शन में आगे लेकर चल रही है कि हाँ यार फीमेल को इस पैटर्न में भी हम लोग समझ सकते हैं।
जो कि पहले चीजें आप लोगों को दिखाई नहीं देती थी। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि पहले के कंपेयर में जो अभी सिस्टम सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, तो लड़कियों के पास में उनके रोल मॉडल हैं, यानी कि उनको पता है कि हाँ ये लड़की ने इस सोसाइटी में, इस समाज में किया है, तो उनको रोल मॉडल की तरीके से लड़कियों के द्वारा देखा जा रहा है। और जो भी यहां पर रोल मॉडल बन जाता है सोसाइटी में, उसको देखकर फिर अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो दूसरे भी यहां पर सोचते हैं यार उसकी लड़की ने ये काम किया है। मैं आप लोगों की छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। ये एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर में एक लड़की थी, उसके राज्य के अंदर में ये था बेसिकली वहां पर लड़कियों को ना तो नौकरी करने का कोई मौका मिलता था और उनको घर से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलता था। तो वहां की एक लड़की ने आरओ का पेपर निकाला, ठीक है। तो उसका पेपर निकालने के बाद में उस लड़की ने मुझे मेल किया कि सर मेरा आरओ में सिलेक्शन हो गया और मैं अपने गांव की पहली लड़की हूं जो कि यहां पर बाहर जॉब करने जा रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। उस टाइम पर तो कुछ नहीं था, वो एसएलवी परिवार के साथ में जुड़ी हुई थी। तो फिर उसने यहां तक ये भी बोला कि उसने मेल किया कि सर मैं अपने गांव के प्रधान से आपकी बात कराना चाहती हूं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि गांव की लड़कियां बढ़े, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर आप लोगों को इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। अप्रिशिएट करने लायक अगर माहौल रहे तो लड़कियां क्या नहीं कर सकती, तो लड़कियां कर सकती है काफी कुछ, बस उनको ऐसा एक अप्रिशिएट करने वाला एक माहौल मिल जाए वहां पर कि तुम ये कर सकते हो। देख किसी भी इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है तो कोई आके एक बार बोल देना कि यार तुम ये कर सकते हो, उसके अंदर उस काम को करने की इच्छा जग जाती है। वो उस काम को सोचता है कि हाँ यार अब कुछ हो चाहे ना हो, ये तो मैं काम करके निकल ही जाऊंगा। पर लेकिन इसके लिए पहले इंसान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो डेटा अभी आप लोगों को निकल कर आ रहा है, अभी अगर बात करूं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि अभी रिसेंटली प्रस्तुत किया गया, उसमें ये बोला गया कि हमारे देश के अंदर में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो अभी ठीक ठाक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें नंबर का प्रस्तुत जो अभी किया गया था ना 2019, 20, 21 में, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी यहाँ पर एक जो पहले एक तरीके से खासकर अगर बात करें गैप हाईएस्ट था खासकर कई सारी कम्युनिटी के अंदर में, अभी वो भी आप लोग कम होता हुआ नजर आ रहा है। सेंसस के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर काफी सारे गैप कम हुए हैं और पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। ये तो एक तरीके से डेटा हो गया जो अभी आप लोगों को मैंने जो बातें की सारी, ठीक है। बाकी रिलीजन वाइज भी काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता था। अगर बात करें हाईएस्ट जो गैप था यहाँ पर वो था सिख कम्युनिटी के अंदर में। 2001 सेंसस के हिसाब से सिख्स जो है वहां पर अगर सेक्स रेशियो के बारे में बात करें तो 130 मेल और 100 फीमेल आप लोगों को देखने को मिलती थी। पर लेकिन 2011 का जो सेंसस आया तो यहाँ पर ये डेटा थोड़ा सुधरा और यहाँ पर 121 बॉयज अब 100 गर्ल हो गई, ठीक है। इसी के साथ में अराउंड जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से यहाँ पर ये अराउंड 110 है। क्रिश्चियन फैमिली के अंदर में ये 105 पे 100 लड़कियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। मुस्लिम में 106 पे आप लोगों को 100 देखने को मिलेगी। ये अलग अलग तरीके से डेटा सामने रखा जाता है ताकि रिलीजन का भी इंपैक्ट समझा जा सके कि पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर में लड़कियों को कैसे देखा जा रहा है। तो सारा डेटा आप लोगों के साथ में सिख के अंदर, हिंदूज के अंदर, मुस्लिम के अंदर और क्रिश्चियन के अंदर कि इंडियन पॉपुलेशन की जब आप लोग बात करते हैं तो इंडियन पॉपुलेशन का शेयर कैसा है यहाँ पर, सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर, तो सिख, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। और इसी के साथ में जो मिसिंग गर्ल सेक्स सेलेक्टिव जो अबॉर्शन होता है तो सिख में कितना होता है, हिंदू में, मुस्लिम में और जो क्रिश्चियन में, वो भी आप लोगों को परसेंटेज वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। याद रखना ये परसेंटेज है, नंबर नहीं है, ठीक है। तो उसको अलग तरीके से मत ले लेना। तो ये ऐसा डेटा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो गैप है यहाँ पर वो गैप को फिल करने की बात की जा रही है ताकि आने वाले टाइम में लड़कियां जो कि 50% सोसाइटी पॉपुलेशन है उनको हम लोग साथ में लेकर चल सके। तो उसी के चलते इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो अभी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सुधरता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सेक्स रेशियो के बारे में अगर बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। पर लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 2011 तक आप लोग देखो कितना ये घटकर यहाँ पर नीचे आया। तो इनके ऊपर काम किए जा रहे हैं अभी यहाँ पर। इसके चलते हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अभी रिसेंटली जो डेटा है उसमें गांव वाले एरिया को और शहर वाले एरिया को कंपेयर करके दिखाया गया कि कहां पर कितनी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, पॉपुलेशन वाइज भी और एक तरीके से बच्चों के हिसाब से भी यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। तो जो 4वां सर्वे था यहां पर उसमें आप लोगों को यहां पर शहर और गांव में अगर देखेंगे तो गांव में ज्यादा लड़कियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं, पैदा होती हैं एज कंपेयर टू शहर। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो समझदार होते हैं, यहां पर पढ़े लिखे लोग ही आप लोगों को यहां पर ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं। ये डेटा यहां पर बताता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सेक्स अबॉर्शन के बारे में अगर बात करें तो ये आप लोग देखते हैं यहां पर 927 है गांव में, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा शहर में ये आप लोग को 899। यहां पर बात की जा रही है कब की, 2000 जो यहां पर जो बेसिकली चौथा जो सर्वे था 15-16 में, 19 से 21 में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ये यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये डेटा है जो कि एक हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अगर स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज कोई पूछे आप लोगों से हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है तो केरला, तमिलनाडु और यहां पर पुदुचेरी में टेरिटरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर पूछ ले कोई आप लोगों से यहां पर लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और इसी के साथ में दमन एंड दीव में देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन बनता है, तो छोटी छोटी बातें आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है।
चैलेंज क्या होता है नॉर्मली अगर आप लोगों से पूछे कि एक समाज में आप लोग रहते हैं कि यहाँ पर इस चीज हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। एक तो सबसे पहले यहाँ पर चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा, बैलेंस नहीं हो पाता है, कि रिग्रेसिव माइंडसेट है। बच्चे को लेकर ज्यादा प्रेफरेंस रहता है लड़के को सारे स्टेट के अंदर में, ठीक है। केरला वेरला या एक आधे को छोड़ देकर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गर्ल के साथ में कई सारी नेगेटिव चीजें हैं। एक तो लड़की को अलग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, ठीक है, उसको डोवरी देनी है, यानी कि एक तरीके से गर्ल्स यानी कि लड़कियों को लाइबिलिटीज माना जाता है। ये जो कि एक नेगेटिव माइंडसेट आप लोग बोल सकते हैं। लाइबिलिटीज क्या होता है कि कोई उधारी है उसको चुकाना है। आप लोग देखते हैं ना, कई बार सुना होगा लड़कियों के घर में शादी नहीं हो रही है अगर, तो कहते हैं माँ बाप कि यहाँ शादी करके हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दें, यानी कि ऐसा लगता है कि लोन ले रखा है वो लोन सर पे से उतारना है। तो ये जो नेगेटिव माइंडसेट है लड़कियों को लेकर, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले तो यहां पर ये सुधारना पड़ेगा कि लड़कियों को भी लड़कों की तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको लाइबिलिटी ना माना जाए, उनको भी एसेट माना जाए कि हाँ वो भी हमारी प्रॉपर्टी है लड़कों की तरीके से। पर लेकिन लड़कियों को ये माना जाता है कि ये एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उतारकर फेंकनी है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मिसयूज टेक्नोलॉजी का बात करें तो यहां पर बात करें, अगर बात करें यहां पर बात की जा रही है अल्ट्रासाउंड, जो कि सेक्स सिलेक्शन में हेल्प करता है, तो उसका गलत इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है कि पहले ही पता चल जाए गर्भ में कि लड़का है लड़की है। ये पता चल गया कि ये लड़का है तो ठीक है भाई साहब, और अच्छे से खातरदारी करो औरत की, ताकि अच्छा खासा हष्ट पुष्ट शैतान पैदा हो, ठीक है। अगर पता चला लड़की है तो वहां पर उसको बेसिकली गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है यहाँ पर, हमारे देश में कानून तो है पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा। देखिए कानून कागजों पे रहते हैं मैक्सिमम टाइम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आती है। जिस दिन कानून ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे तब यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो बात की जा रही है यहाँ पर, अगर हमारी कंट्री में एक कानून के बारे में बात करें जो 1994 का है, मैं ये आर्टिकल आप लोगों से 2022 में डिस्कस कर रहा हूँ। 1994 में यहाँ पर एक ऐसा कानून है जिसको यहाँ पर प्रीनेटल कंसेप्शन एंड प्रीनेटल ये यहाँ पर डिटर्मिनेशन एक्ट लाया गया कि बच्चों का सेक्स सिलेक्शन नहीं करना है, उसके ऊपर कंट्रोल करना है, और उसके लिए पेनल्टी भी रखी गई कि अगर कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। पर लेकिन आज तक भी यहां पर इस चीज को लेकर हम लोग रो रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हम लोग। रेगुलरली आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलती है और ऐसी प्रॉब्लम यहां पर सोसाइटी में लोग जो हैं वो फेस करते हुए नजर आते हैं। तो ये जरूरी है कि इनके ऊपर काम किया जाए। और इससे भी बड़ी बात यहां पर बात करते हैं कई बार इलिटरेसी। इलिटरेट वुमेन जो है रिप्रोडक्टिव एज में जो 15 से लेकर 49 के बीच की बोली जा रही है, हायर फर्टाइल है आज की डेट में देन अगर बात करें लिटरेट वुमेन की, यानी कि जो पढ़ी लिखी महिला है और जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा रिप्रोडक्टिव, जो एक तरीके से बच्चे ज्यादा पैदा किसके पास में हो रहे हैं, जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है। जो पढ़ी लिखी महिला है वो क्या कर रही है, वो तो डिसाइड कर लेती है कि 2 ही बच्चे पैदा करने हैं। आधे तो ये बोलते हैं कि बच्चा एक ही अच्छा, हालांकि 2 भी। यहां पर अगर बात करें अब तो स्टेट गवर्नमेंट भी कई सारी ऐसी है कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो आप लोगों को हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अगर मैटरनिटी लीव चाहिए प्रॉपर वे में तो 2 बच्चों तक प्रॉपर वे में चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोसाइटी का माइंडसेट हो गया सारी चीजों की, इनके ऊपर काम करेंगे तो यहाँ पर ये माहौल जो है वो आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा, वरना आने वाले टाइम में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसे आर्टिकल, ये इस तरीके की स्टडी कई बार आप लोगों से कई तरीके से फायदा पहुंचाती है। एक तो अगर आप लोग मान लीजिए हरियाणा से आते हैं, आप लोगों से जरा सी देर में पूछ लेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। स्कीम तो है पर लेकिन उस स्कीम में इतना पैसा खर्च किया गया एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि रियलिटी में जो स्कीम इंप्लीमेंट करनी थी उसके लिए पैसा ही नहीं है भाई के पास में। तो ऐसी ऐसी नेगेटिव चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कल को कोई भी इनसे पूछे आप लोगों से क्वेश्चन को इनसे रिलेटेड, तो आप लोग ये माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ भी डाउट आप लोगों को इसके लेकर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा सा, यहाँ पर ये बात की जा रही है सेक्स रेशो के बारे में। ओवरऑल सेक्स रेशो जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुआ है 1951 से, ये स्टेटमेंट बोली गई है। चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुआ है 1951 सेंसस से, ये बात बोली गई है। तो ये एक साधारण सा क्वेश्चन है पर लेकिन ये एक स्लाइड में इसका आंसर आप लोग दे दोगे। पहले तो आप लोग बताओ इसका आंसर सही क्या है। तो अगर आप लोग यहाँ पर बात करें तो ये पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पर स्लाइड देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड यहाँ पर क्या बता रही है, चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में बात करें तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो डिक्रीज हुआ है, पर ओवरऑल सेक्स रेशो जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो यार इस तरीके से आप लोगों को चीजों को तैयार करना है, एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को अंडरस्टैंड करना है, और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग उसका आंसर देने में सक्षम रहो। यही मेरा एक बेसिक पर्पज है कि आप लोग उसको अच्छे से समझो और उसका सही से आंसर दे सको। फीडबैक जरूर देना यार, कैसा लगा आर्टिकल। अगर कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो उसको आप लोग पूछ लिया करो और डन लिख दिया करो अगर आप लोगों को लगा है कि समझ में आ गया पूरा ढंग से। अगर समझ में नहीं आया आर्टिकल तो डाउट लिख के आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फीडबैक जरूर दिया करो ताकि यूट्यूब जो है उसको ये इनअप्रोप्रिएट ना लगे वीडियो कि इसमें कुछ नेगेटिव चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है।
तो वो फीडबैक जरूर देते रहा करो। खासकर याद दिला देता हूँ एक बार मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है प्रॉपर वे में ये काम भी करते रहो, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है यूट्यूब, वरना फिर आप लोगों को पता है कैसी हरकतें कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर टैकल करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये माइंड में आ गया होगा। और जिसको खासकर लड़कियों को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि लड़कियां जहां पीछे हट जाती हैं बहुत बड़ा रीजन आता है, और लड़कियों को समझनी पड़ेगी लड़कियों की इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम जब अबॉर्शन की बात आती है तो लड़कियों को भी लड़का ही चाहिए, यानी कि औरत जो है वो खुद चाहती है कि उसको एक बेटा पैदा हो, ठीक है। और वही बेटा जो है आगे चलकर फिर क्या करता है, वो आप लोग सोसाइटी में देख सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पर भी घर से बाहर निकाल के फेंक दिया माँ बाप को, क्योंकि उनके पास में पेट पालने की जो है बेसिकली रोजी रोटी नहीं थी। अपनी वाइफ को फेंको, बच्चों को फेंको, माँ बाप को क्यों फेंक रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि एक माँ बाप 100 बच्चों को पाल सकता है, पर लेकिन 100 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक एक सिनेरियो है सोसाइटी का। आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है किसी को सहमत ना हो, पर लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो बोल देता हूँ, ठीक है। और किसी को बुरा लगता हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ में देख लिया। बाकी जो छोटी छोटी न्यूज़ होती है, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, यहाँ पर ये अभी पूरी डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि मंथली वीडियो की जो थी वो पीपीटी भी तैयार की जा रही थी, ठीक है। तो ये सारी इस पीपीटी में मैं डाल दूंगा, आप लोग एक बार नजर डाल लेना, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को इसमें मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। वोकैबुलरी वगैरह, इंपॉर्टेंट प्लेस वगैरह, वो सारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी एक बार आप लोग उसमें से गो थ्रू हो जाना, ठीक है। सारी चीज़ें इकट्ठी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसी के साथ में आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, ये फिर बाद में मत बोलना, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर इसको थोड़ा सा डाउन करो, तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर इसको आज शाम तक जिसको भी इसमें लेना है, दोनों के दोनों ग्रुप जो है ये आज शाम 12 बजे तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फिर ये प्राइस जो है वो बढ़ेगा। अब क्या होगा वो आप लोगों को तभी देखने को मिलेगा, पर हाँ ये है कि इतना नहीं रहने वाला है, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लोग इसको आज शाम तक नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। देख लेना जाकर, यहाँ पर जाकर जैसे जैसे आप लोगों को बताया था उसमें आप लोग उसको एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारी जो बेसिकली पेड क्लास की वो आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिल रही है। कई सारे बच्चे जो पेड क्लास का पार्ट नहीं बन पाते हैं, अगर आप लोगों को फायदा इससे देखने को मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 6:30 बजे तैयार जरूर रहना याद से, ठीक है।